अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरियार ख़ान है और मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ फ़िज़िक्स का। और फ़िलहाल मैं रिसर्च कर रहा हूँ थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी में एनसीपी में, एक सर है उनके साथ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो कॉस्मिक इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन बेसिकली यही टॉपिक है जिस पे मैं अभी थोड़ी बहुत रिसर्च भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ इस फील्ड में। कुछ अरसे पहले ही मैंने इसमें रिसर्च शुरू की है और ये है कि लेकिन मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की। तो लेकिन कुछ एरर्स भी वगैरह भी हुए तो आप लोग भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बेसिक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेन जो इसका आउटलाइन ये है कि ना, बिग बैंग थ्योरी का तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारी सबसे ज़्यादा वेल टेस्टेड और प्रूवन थ्योरी है अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कि ना हर चीज़ एक ख़ास पॉइंट इन स्पेस टाइम से तमाम कायनात शुरू हुई t=0 पे। एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि t=0 पे क्या हुआ, लेकिन उसके बाद काफ़ी टाइम तक हमें पता है कि उसके बाद किस तरह यूनिवर्स इवॉल्व हुई। लेकिन बिग बैंग को मज़ीद एक्सटेंड करते हैं हम t=0 की तरफ इन्फ्लेशन के थ्रू, क्योंकि हम पूरी के पूरे हम t=0 तक नहीं पहुँचे। बहुत ज़्यादा जो बीच का टाइम है वो भी अननोन है, हमें नहीं पता कि उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ। तो बिग बैंग हमें जिस पॉइंट तक लेके जाती है, इन्फ्लेशन हमें थोड़ा और करीब ले जाती है t=0 से तक। तो ये शुरू में फिर मैं बताऊंगा आपको कि ना बिग बैंग असल में है क्या, इसके सक्सेसेस क्या हैं। इसके अलावा जो दूसरी थ्योरीज थी उस ज़माने में, कि स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो कि कहती थी कि बिग बैंग नहीं हुआ था, हमेशा से कायनात थी, तो वो क्यों गलत साबित हुई, बिग बैंग क्यों सही साबित हुई। और फिर बिग बैंग के साथ अपने मसाइल क्या हैं बिग बैंग के, क्योंकि बिग बैंग भी कंप्लीट थ्योरी नहीं है, हमें हर चीज़ नहीं बताती बिग बैंग। तो इसके साथ हम मसले डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन किस तरह बिग बैंग की थ्योरी को एक्सटेंड करती है और वो उन मसलों को हल करती है। और फिर फाइनली हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन खुद भी एक कंप्लीट थ्योरी नहीं है, क्योंकि फ़िज़िक्स में ना कभी भी हमारे पास कोई कंप्लीट थ्योरी नहीं आती। आ भी सकती है लेकिन इट्स वेरी फार इनटू द फ्यूचर। फ़िलहाल हम ये है कि हम स्टेप्स ले के हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो पुरानी थ्योरीज़ हैं, अब इससे ये नहीं होता कि हमारी पुरानी थ्योरी गलत साबित होगी, इससे बस हम ये करते हैं कि हम एक्सटेंड कर देते हैं पुरानी थ्योरी को। और जो अपना जो डोमेन है बिग बैंग का, कि ख़ास टाइम से लेके अब तक, उसमें बिग बैंग बिल्कुल एप्लीकेबल है। लेकिन बिग बैंग हमें कुछ चीज़ों का नहीं बताती, उसमें हमने एक्सटेंशन कर दी इन्फ्लेशन के ज़रिए। तो इस तरह करके साइंस स्टेप बाय स्टेप चलती है कि जो पुरानी थ्योरीज़ हैं हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर रही, और फिर हम उनको एक्सप्लेन करने के लिए कोई अपडेट करते हैं उन थ्योरीज़ को किसी तरह। तो जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन की अपडेट होगी आइंस्टाइन की नई मैकेनिक्स से, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से, तो न्यूटन का जो मैकेनिक्स है वो अपने डोमेन में तो बिल्कुल एप्लीकेबल है, लेकिन जो आइंस्टाइन का है वो उन डोमेन से भी एप्लीकेबल है जिनमें न्यूटन वाली मैकेनिक्स एप्लीकेबल नहीं है। उसी तरह इन्फ्लेशन एक अपडेट है बिग बैंग थ्योरी। तो टॉपिक है टॉक का कॉस्मिक इन्फ्लेशन एंड अपडेट टू द बिग बैंग थ्योरी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने बिग बैंग थ्योरी को एक्सटेंड करने की कोशिश की है थ्रू इन्फ्लेशन। तो चलें अब देखते हैं आगे। तो ये मेरा जो है बेसिक आउटलाइन है टॉक की, बिल्कुल क्लियर आउटलाइन है कि बिग बैंग थ्योरी की क्या सक्सेसेस थी। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या शॉर्ट कमिंग्स है बिग बैंग थ्योरी की। फिर हम देखेंगे इन्फ्लेशन किस तरह बिग बैंग के उन मसलों को हल करती है, इन्फ्लेशन के सक्सेसेस क्या हैं। और फिर फाइनली देखेंगे कि इन्फ्लेशन के शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं। और फिर उससे आगे और आइडियाज़ आ रहे हैं। अभी तक कोई इतना बड़ा कोई आइडिया नहीं आया कि इन्फ्लेशन को भी आगे ले जाए, लेकिन अभी बहुत सारे आइडियाज़ हैं इन दी एयर जिन पर लोग काम कर रहे हैं, जिससे हम इन्फ्लेशन को भी मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने बताया कि ना शुरू में 20वीं सेंचुरी के शुरू तक, आइंस्टाइन के ज़माने में भी आइंस्टाइन ख़ुद को ये लगता था कि ना यूनिवर्स का कोई आगाज़ नहीं हुआ उस ज़माने में, और उससे पहले भी ना थ्रू आउट ऑल टाइम हर किसी को लगता था कि ना यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट करती है। इसको स्टेडी स्टेट थ्योरी कहते हैं। और अगर फ़िलोसॉफिकली इसके बारे में हम सोचें तो ना ये एक ज़्यादा अपीलिंग और एक ज़्यादा सिमेट्रिकल सा आइडिया है कि यूनिवर्स से कोई बिगिनिंग नहीं है, क्योंकि जब बिगिनिंग आ जाते हैं फिर और बड़े बड़े मसले आ जाते हैं कि फिर बिगिनिंग किस तरह आया, उसको फिर किसी ने कॉज किया, उससे पहले क्या था, बहुत बड़े बड़े मसले हैं ना। तो फिर जो फ़िलासफ़र्स हैं और जो पुराने साइंटिस्ट थे, हम लोग तो ये चाहते हैं ना कि सिंपल तरीन थ्योरी हो विच इज़ इन अकॉर्डेंस विद द डेटा वी हैव करेंटली। तो उस ज़माने में कोई ऐसा डेटा था ही नहीं कि हम खामा में कहें कि बिग बैंग हुआ है। उस ज़माने में जितनी भी हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस थी उससे ये चीज़ उसके कंसिस्टेंट थी उसके साथ कि यूनिवर्स शायद हमेशा से एग्जिस्ट कर रही है। तो उस ज़माने के तमाम साइंटिस्ट और आम लोग तो खैर वो डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि रिलीजियस भी होते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट थे दे हैड नो रीज़न टू बिलीव दैट द यूनिवर्स स्टार्टेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। तो उस ज़माने में स्टेडी स्टेट थ्योरीज़ पे ना ज़्यादातर लोग यकीन करते थे, और आइंस्टाइन खुद इस पर यकीन करता था। ले तो उसने जब अपनी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी दी 1915 में, तो उसके जो सोल्यूशन जब आप लगाते हैं कॉस्मोलॉजी पे, यूनिवर्स पे जब आप अप्लाई करते हैं जनरल रिलेटिविटी को, तो उससे पता चलता है कि ना जो यूनिवर्स जो है अगर वो अनचेंजिंग है, इटर्नल है,
तो असल में ना अनस्टेबल सोल्यूशन है ये जनरल रिलेटिविटी में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अनस्टेबल नहीं है। तो इसके मतलब है कि हल्की सी भी अगर फ्लक्चुएशन हो गई ना यूनिवर्स में, जनरल रिलेटिविटी में, आइंस्टाइन की थ्योरी में, तो या पर यूनिवर्स बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी या पर एक्सपैंड करने लग जाएगी। तो फिर आइंस्टाइन ने उस कोलैप्स को रोकने के लिए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दी थी, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, वो अलग बात है। लेकिन उस ज़माने में हर किसी की कोशिश थी कि यार किसी तरह ना बस इटर्नल ही रहे। लेकिन उसके बाद, और ये हाँ, ये फ्रेड हॉयल था जिसने फेमसली जो है बिग बैंग का जो नाम है ये इसने ना मजाक में कॉइन किया था फ्रेड हॉयल ने, क्योंकि उस ज़माने में ना बिल्कुल मजाक समझी जाती थी बिग बैंग की थ्योरी कि यार ये क्या बिग बैंग, मजाकिया सा नाम है, बिग बैंग हुआ, बड़ा धमाका हुआ, ये क्या आप कह रहे हैं कि एक पॉइंट पे हर चीज़ किस तरह एक पॉइंट से निकल सकती है, इतनी ज़्यादा बड़ी कायनात है एक पॉइंट से निकलेगी। तो वो ना मजाक के सूरत में उसने वो BBC रेडियो पे एक ब्रॉडकास्ट हुआ 1949 में, उसने उसमें कहा कि दीज थ्योरीज were based on the hypothesis that all the matter in the universe were created in one big bang at a particular time in the remote past। तो मजाक की सूरत में वो कह रहा था बिग बैंग। लेकिन फिर बाद में हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशंस ऐसी हुई दैट फोर्स्ड अस टुवर्ड्स द बिग बैंग मॉडल। चाह कोई भी नहीं रहा था साइंस की दुनिया में कि बिग बैंग हो जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा एविडेंस इकट्ठी हो गई कि पैराडाइम शिफ्ट हो गया। जिस तरह थॉमस क्यून कहता है कि जब बहुत ज़्यादा एविडेंस करंट पैराडाइम के ख़िलाफ़ जमा हो जाए तो फिर एक नया पैराडाइम आ जाता है। तो ये एक नया पैराडाइम शिफ्ट आ गया बिग बैंग का। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी 1929 में, जो हबल है, एडविन हबल, जिसके नाम पे जो फेमस स्पेस टेलीस्कोप है, अब तो खैर रिटायर हो गया, अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आ गया। तो उसने ना 1929 में उस ज़माने का जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप था 100 मीटर टेलीस्कोप था। 100 मीटर उसका एपर्चर होता है, उसका जो वो डायमीटर होता है। तो उस ज़माने में उसने ये वाला टेलीस्कोप इस्तेमाल किया टू ऑब्जर्व द मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो उसको नज़र आ रहे थे, ठीक है। तो उसने क्या मेजर किया उसके बारे में, सबसे पहले उसने उनकी ना रेड शिफ्ट मेजर की। तो रेड शिफ्ट आपको पता है कि कोई चीज़ आपसे दूर जा रही होती है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जिस तरह गाड़ी हमारे साथ से जा रही है, जब हमारे करीब आती है तो थोड़ी उसको जो आवाज़ है, अगर वो हॉर्न बजा रही है, फिर सायरन है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में तेज़ हो जाती है, उसका सायरन तेज़ हो जाता है। उसके बाद फिर ना थोड़ा जब वो रिसीड करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है थोड़ी सी, तो इस तरह करके हो जाती है। तो ये लाइट पे भी ये चीज़ अप्लाई होती है, सिर्फ साउंड पे नहीं होती। लाइट का सोर्स भी हमारी तरफ अगर लाइट आ रही है तो लाइट की वेवलेंथ भी श्रिंक हो जाती है, और अगर लाइट का सोर्स हमारे से दूर जा रहा है तो लाइट की वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो जब हमारे करीब आती है उसे कहते हैं ब्लू शिफ्ट हो रहा है, जब दूर जाती है उसे कहते हैं रेड शिफ्ट हो रहा है। तो हमें शुरू में तो कोई पता नहीं था कि जब हम दूसरी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो वो रेड शिफ्टेड होंगी या ब्लू शिफ्टेड होंगी, आया वो हमारे से दूर जा रही हैं, हमारे करीब आ रही हैं। लेकिन हबल ने बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ डिस्कवर की। हबल ने जब दूर दराज की ऑब्जेक्ट्स को देखा तो हबल को पता चला कि जो ज़्यादातर चीज़ें वो रेड शिफ्टेड हैं। ये नहीं है कि आधी ब्लू शिफ्टेड है आधी रेड शिफ्टेड है, हम नेचुरली तो ये सपोज करेंगे, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें रेड शिफ्टेड थी। इसका मतलब है कि ज़्यादातर चीज़ें हमारे से दूर भाग रही हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है कि क्यों हमारे से दूर भाग रही है, हम कोई ख़ास ही हमें नापसंद है, हम यूनिवर्स के तमाम यूनिवर्स के हर कोई हमारे से दूर भाग रहा है। तो खैर ये था। उसने फिर डिस्टेंस भी मेजर किया, डिस्टेंस के साथ उसने प्लॉट की रेड शिफ्ट। तो इससे पता चल रहा है कि जितनी चीज़ दूर है हमसे उसकी रेड शिफ्ट उतनी ज़्यादा है। तो रेड शिफ्ट जितनी ज़्यादा होती है ना किसी चीज़, इसका मतलब है वो उतनी तेज़ी से हमारे से दूर जा रही है, क्योंकि जितनी तेज़ी से कोई चीज़ दूर जाएगी उतनी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, उतनी ज़्यादा रेड शिफ्ट बढ़ जाएगी उसकी। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ हमारे से जितनी दूर है वो उतनी तेज़ी से जा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को, अगर जो चीज़ें हमारे से दूर जा रही हैं अभी, तो अगर हम टाइम को रिवर्स कर दें तो फिर सब चीज़ें हमारे करीब आ रही थी, और फिर अब बिल्कुल ही हम t=0 पे ले जाएं, इसका मतलब है हर चीज़ एक ही नुक्ते पे थी। तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि बिग बैंग हुआ था। ये नहीं था कि हमेशा से थी हर चीज़, क्योंकि मूवमेंट हो रही है, चीज़ें दूर जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पीस ऑफ एविडेंस था, लेकिन अब भी चीज़ प्रूव नहीं हुई थी, क्योंकि 1929 एंड 1949 तक में लोग मजाक उड़ा रहे थे बिग बैंग का। तो उसके बाद और भी एविडेंसेज आई। जो बहुत बड़ी जो एविडेंस थी ना, जो सबसे बड़ा जो स्मोकिंग गन एविडेंस थी बिग बैंग की, वो CMB रेडिएशन थी। तो ना कुछ जो थ्योरिस्ट थे उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया था पहले से कि ना अगर बिग बैंग हुआ था तो हमें ना ये वाली रेडिएशन मिलनी चाहिए, अब CMB रेडिएशन। तो वो इस वजह से कि ना यूनिवर्स जब ऐसे से फैल रही है, शुरू में इंतहाई गर्म है, तो जब इंतहाई गर्म स्टेट में तो प्लाज्मा थी बेसिकली, लेकिन जब वो एक्सपैंड होती रही तो वो ठंडी होती गई यूनिवर्स। फिर इवेंचुअली ये हुआ कि ना प्लाज्मा की जो स्टेट है, क्योंकि प्लाज्मा की हमें स्टेट पता है कि वो इंतहाई हाई टेम्परेचर्स पे आती है प्लाज्मा की स्टेट, उससे पीछे गैस होती है। तो बहुत जब गर्म थी यूनिवर्स तो प्लाज्मा थी, और जैसे जैसे एक्सपैंड होती गई इट कूल डाउन इनफ दैट इट केम आउट ऑफ इट्स प्लाज्मा स्टेट। और जैसे ही वो प्लाज्मा स्टेट से निकल गई तो जो उसके अंदर फोटॉन्स ट्रैप थे वो सारे निकल गए बाहर।
तो ये जो CMB हमें नज़र आती है ना, ये वही उस प्लाज्मा के ना लास्ट ट्रैप्ड फोटॉन्स जो हमें CMB में नज़र आते हैं। तो अगर आप देखें भी ना CMB, अगर आप बस ये अज्यूम करें कि ना बिग बैंग हुआ था, तो आप उससे डायरेक्ट नतीजा निकाल सकते हैं कि हमें ना इस तरह की रेडिएशन अभी नज़र आनी चाहिए CMB की सूरत में। क्योंकि ना अगर बहुत शुरू में स्टार्ट हुई थी यूनिवर्स, तो प्लाज्मा होगी यूनिवर्स, तो प्लाज्मा की स्टेट जब ख़त्म हुई तो ये सारे फोटॉन्स निकल गए। तो लोगों ने पहले से प्रोडिक्शन दी हुई थी, लेकिन फिर जाके 1965 में ना 2 थे बेल लैब्स के इंजीनियर्स थे, उनको भी फ़िज़िक्स से ताल्लुक़ भी नहीं था। तो उन्होंने एक और मकसद के लिए, उनके पास एक हॉर्न एंटेना था वो, और उन्होंने मेजरमेंट्स लेनी थी उसकी ना, प्रैक्टिकल मेजरमेंट्स। तो वो उन मेजरमेंट्स लेने के लिए उन्होंने जब उसको ऑन किया तो उन्होंने अजीब किस्म की नॉइज़ हर जगह से आती हुई नज़र आई उन्हें, मतलब कि रेडिएशन, रेडियो वेव्स उनको, सॉरी माइक्रोवेव्स आती हुई नज़र आई। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि कहाँ से आ रही हैं सारी वेव्स। तो उन्होंने बड़े उसके ना फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश की है कि यार ये कोई नॉइज़ आ रही है, कोई क्या पता वो परिंदे हैं उनकी वजह से, या फिर कोई लोकल सोर्सेज हैं। तो उस सब को उन्होंने जब फैक्टर आउट कर लिया, फिर भी उनके पास हर डायरेक्शन से, ये भी नहीं कि ख़ास डायरेक्शन से आ रही, हर डायरेक्शन से एक नॉइज़ आ रही है। तो फिर उनको बड़ा ये उस पर कन्फ्यूज़ हुए, लेकिन फिर उन्होंने फिर रब्ता किया कुछ थ्योरिस्ट से जो साथ ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे, उनसे उन्होंने पूछा। तो जो थ्योरिस्ट थे उन्होंने फ़ौरन बता दिया कि यार ये वही CMB है जो हमने प्रिडिक्ट की है। तो फिर उन्होंने फिर पेपर लिख लिया अपना, फिर इनको नोबेल प्राइज़ ही मिल गया। तो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ द CMB। तो CMB अगर आपने देख ली है अपने यूनिवर्स में, तो ये स्टडी स्टेट थ्योरी से ना ये एक्सप्लेन नहीं हो सकती CMB। कोई तरीका नहीं है आपके पास कि स्टडी स्टेट थ्योरी में आपके पास CMB आ जाए कहीं से। बिग बैंग भी, सिर्फ बिग बैंग से ये चीज़ वो प्रूव होती है। तो ना ये अगर आपके पास CMB आपको नज़र आ गई तो स्मोकिंग एन एविडेंस है कि ना बिग बैंग टाइप चीज़ ही हुई थी यूनिवर्स में, स्टडी स्टेट नहीं थी। ठीक है, उसके अलावा ये अबंडेंसेस ऑफ द लाइट एलिमेंट्स, ये भी हम बिग बैंग के थ्रू समझ सकते हैं, वैसे नहीं हम समझ सकते कि हीलियम 25% हमें नज़र आती है यूनिवर्स में जब मेजर करते हैं, और हाइड्रोजन 75% नज़र आती है। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी में तो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन बिग बैंग में इसकी आसान सी एक्सप्लेनेशन है। यूनिवर्स जैसे एक्सपैंड कर रही थी तो वो उसमें सारे केमिकल एलिमेंट्स बने, और फिर उससे आप कैलकुलेशंस करके, बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं इस प्रोसेस को, उससे आप एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करके आपके यही नंबर्स निकल आते हैं जो आपको असल में नज़र आते हैं कि 25% हीलियम होनी चाहिए और 75% हाइड्रोजन। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो एक्सप्लेन हो जाती है बिग बैंग से। और आखिरी जो चीज़ है बड़े मज़े की, वो ये है कि द नाइट स्काई इज़ डार्क, इसको कहते हैं ओल्बर्स पैराडॉक्स। ये कोई 17वीं सेंचुरी में बंदा था, हाइनरिक ओल्बर्स नाम था इसका। तो बड़ा ये ऑब्जर्वेंट किस्म का था। इसने, हम लोग तो कभी नोटिस भी नहीं करते कि यार रात में अंधेरा क्यों होता है। हमने तो, क्योंकि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, ऐसे कोई रीज़न तो नहीं है कि क्यों रात में अंधेरा होता है। सन नहीं होता लेकिन स्टार्स तो होते हैं ना। तो उस ज़माने में तो कोई बिग बैंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस ज़माने में तो लोगों को लगता था कि हमेशा से कायनात चली आ रही है। तो अगर हमेशा से कायनात चली आ रही है तो इसमें तो इन्फिनिट स्टार्स होने चाहिए, चाहे वो दूर दूर भी हैं, लेकिन वो इन्फिनिटी होने चाहिए ना, क्योंकि हमेशा से यूनिवर्स और वो दूर तक जा रही है। लेकिन जब आप कैलकुलेशंस करते हैं, अगर इन्फिनिट स्टार्स हैं तो आपको फिर इन्फिनिट लाइट मिलनी चाहिए रात के टाइम भी उन इन्फिनिट स्टार्स से। ये हमें क्यों नज़र आता है कि यार बस थोड़े बहुत तिनके हमें नज़र आते हैं लाइट के, और वो फाइनाइट है बिल्कुल। तो इसके फिर डिफरेंट आपके सोल्यूशंस हो सकते हैं इसके। एक तो ये हो सकता है कि ना, क्या पता स्पेस इन्फिनिट ना हो। तो अगर स्पेस इन्फिनिट नहीं है तो स्टार्स भी फाइनाइट हैं, तो इसका मतलब है कि फाइनाइट हमें लाइट मिलेगी। ठीक है, एक और इसका ये हो सकता है कि जो जितने दूर हैं स्टार्स आपके, वो क्या पता और डिम हो जाते हों, तो सब स्टार्स की ब्राइटनेस एक जितनी ना होती हो। जो हमारे करीब हैं, सिर्फ हम एक लोकल पॉकेट के अंदर हैं जहाँ पे ज़्यादा ब्राइट स्टार्स हैं, दूर वाले थोड़े कम ब्राइट हैं। इस तरह भी आप प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और बड़े मज़े का तरीका है इसको प्रूव करने का, जो मैं आगे बताऊँगा। एक और बंदे ने पहले ही फिगर आउट कर लिया था, साइंटिस्ट से भी पहले, एक शायर ने फिगर आउट कर लिया था। ये एक राइटर था, इंग्लिश राइटर, एडगर एलन पो। तो ये असल सोल्यूशन यही है। उसके सोल्यूशन ये था कि क्या पता कायनात हमेशा से ना एग्जिस्ट करती हो। तो अगर कायनात हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें, अगर इन्फिनिट भी है कायनात, तो हमें सिर्फ एक ख़ास टाइम से आने वाली रोशनी हमें नज़र आएगी ना, क्योंकि कायनात को भी अभी कायनात के शुरू होने से अब तक फाइनाइट टाइम गुजरा है। तो उस फाइनाइट टाइम में फाइनाइट लाइट ही मिलेगी ना हमें, इन्फिनिट लाइट तो नहीं मिल सकती। तो असल सोल्यूशन इसका यही है। और एडगर एलन पो था, इसने अपनी एक पोएम थी यूरिका प्रो, इसमें इसने पहले ही ये गेस कर लिया। और ये वर द सक्सेशन ऑफ स्टार्स एंडलेस देन द बैकग्राउंड ऑफ द स्काई वुड प्रेजेंट एस अ यूनिफॉर्म डेंसिटी, मतलब वो इक्वली ब्राइट होगा, रात के टाइम भी रोशनी होगी। सिंस देयर कुड बी एब्सोल्युटली नो पॉइंट इन ऑल दैट बैकग्राउंड एट विच वुड नॉट एग्जिस्ट अ स्टार, infinite stars. The only mode therefore in which under such a state of affairs we could comprehend the voids which a telescope find in innumerable direction, मतलब अंधेरा में क्यों नज़र आता है,
would be by supposing the distance of the invisible background so immense that no ray from it has yet been able to reach us at all. मतलब ये है कि अभी फाइनाइट टाइम गुजरा है तो हमें फाइनाइट जगह से हमारे तक लाइट पहुंची है, इस वजह से हमें हर जगह रोशनी नज़र आती है रात को भी, ठीक है। तो असल में ये है, और ये भी एक बिग बैंग से चीज़ हो जाती है प्रूव। अगर स्टडी स्टेट होती तो स्टडी स्टेट तो हमेशा से है, फिर आपका ये मसला हो जाता है कि नाइट स्काई क्यों डार्क है। लेकिन बिग बैंग से चीज़ आराम से एक्सप्लेन हो जाती है कि नाइट स्काई इस वजह से डार्क है क्योंकि अभी फाइनाइट टाइम गुजरा, इन्फिनिट टाइम नहीं गुजरा, ठीक है। लेकिन अब बिग बैंग बहुत चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है, CMB और ये बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस, नाइट स्काईज डार्क, ये सारी चीज़ें। लेकिन बहुत बड़े बड़े मसले हैं बिग बैंग के साथ भी। तो ये ना ज़्यादातर जो है फाइन ट्यूनिंग के मसले हैं। फाइन ट्यूनिंग का हमें पता है ना, आपने सुना हुआ भी होगा कि ना कुछ कॉन्स्टेंट्स को और कुछ वैल्यूज़ को ना एग्जैक्ट इसी वैल्यू का होना पड़ेगा टू गिव अस द यूनिवर्स वी हैव टुडे। इसको कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। तो फाइन ट्यूनिंग जो है ना ये आसानी से एक्सप्लेन नहीं होती है फाइन ट्यूनिंग। इसके लिए हमें कोई एक मैकेनिज़्म चाहिए कि ना किसी तरह वो नंबर्स उसके एक मैकेनिज़्म के रिजल्ट में आ जाएं। ये ना हो कि ऊपर से हमें बाय हैंड वी हैव टू पुट देम इन। तो वी नीड अ मैकेनिज़्म इन फिज़िक्स। हम फिज़िक्स में ये तलाश करते हैं ना, क्या पता किसी ने हाथ से ही डाले हों, लेकिन फ़िज़िक्स का जो मकसद है वो ये हर चीज़ के पीछे मैकेनिज़्म ढूंढना। तो अगर हमें ना बहुत बड़े बड़े कोइंसिडेंसेस नज़र आते हैं ना फिज़िक्स में, यार ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस लग रहा है मुझे, ये चीज़ें जो है ना ये नहीं हो सकती, नेचुरली ये चीज़ें नहीं हो सकती, अननेचुरली शायद हो जाएं। तो हम फिर नेचुरल मैकेनिज़्म ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ना टू एक्सप्लेन दोज कोइंसिडेंसेस। तो ना मैं कुछ बताता हूँ आपको ना, बड़ी बड़ी कोइंसिडेंसेस हैं जो कि बिग बैंग के अंदर ना बिल्ट इन है, जो कि बिग बैंग नहीं एक्सप्लेन करता। जो सबसे पहली कोइंसिडेंस है फ्लैटनेस की, इसको कहते हैं फ्लैटनेस प्रॉब्लम। वो ये कि ना हमें यूनिवर्स ना इंतहाई फ्लैट नज़र आती है हमें, जब भी हम जितना भी हम दूर देख लें। फ्लैटनेस का मतलब है इसमें कर्वेचर नहीं है। ये हम डिफरेंट तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं, उसके बहुत तरीके हैं। इसके पास आप ट्रायंगल बना सकते हैं, अगर उसके एंगल्स 180 डिग्री से मेजर कर रहे हैं तो वो फिर फ्लैट है। इस तरह की मेजरमेंट्स भी हुई हुई हैं। अगर 180 से ज़्यादा है तो पॉजिटिवली कर्व्ड है, कम है तो नेगेटिवली कर्व्ड है। लेकिन हमें टू अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमें ये नज़र आता है, ऑब्जर्व्ड है कि यूनिवर्स फ्लैट है, उसमें कोई कर्वेचर नहीं है। होगा भी तो शायद बहुत बड़े स्केल्स पे जाके, लेकिन हमारी जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है जो हमें नज़र आती है बहुत ज़्यादा फ्लैट है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये आगे बताऊँगा क्यों मसला है। उसके बाद ये होराइजन प्रॉब्लम है कि ना हमें हर तरफ जब हम देखते हैं तो हमें चीज़ें यूनिफॉर्म नज़र आती हैं। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है कि चीज़ें किस तरह बनी, गैलेक्सीज किस तरह बनी, मैग्नेटिक मोनोपोल्स। तो ये ना 4 मसले मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे जाके, फिर बताऊँगा कि इन्फ्लेशन किस तरह इनको हल करती है, ठीक है। फ्लैटनेस प्रॉब्लम पे आते हैं। तो फ्लैटनेस प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि अब ये इक्वेशन आपके पास है बेसिकली ना, ओमेगा टोटल। तो ओमेगा जो है ना आपके पास, इसको हम डेंसिटी पैरामीटर कहते हैं। तो आपकी जो यूनिवर्स की कुल डेंसिटी है तमाम चीज़ों को मिला के, मैटर को मिला के, रेडिएशन को मिला के, और डार्क एनर्जी को मिला के, हर चीज़ को मिला के, ठीक है। इसको हम ऊपर डालते हैं और डिवाइड कर देते हैं ऐसे ना क्रिटिकल डेंसिटी से। क्रिटिकल डेंसिटी वो डेंसिटी है कि अगर ये डेंसिटी हो हमारे यूनिवर्स की तो यूनिवर्स ना फ्लैट हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो अगर रो हमारा इसके बराबर है, रो इज इक्वल टू रो सी है, तो ओमेगा आपका 1 है, तो ये फ्लैट यूनिवर्स होती है, ठीक है। ओमेगा अगर ज़्यादा है तो ये लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो पॉजिटिवली कर्व्ड है। अगर लेस, अगर वो कम है रो सी से तो फिर नेगेटिवली कर्व्ड है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि ना ये अब टाइम है, ये बिग बैंग है या फिर बिग बैंग के करीब कोई टाइम है और ये टाइम आगे बढ़ रहा है, ठीक है। मसला ये है कि ना अगर आपकी जो यूनिवर्स है वो फ्लैटनेस के ना हल्के से भी डिविएट करती है फ्लैटनेस से, तो वो जो डिविएशन है ना इट ग्रोज विद टाइम, ठीक है। और इस फॉर्मूला के तहत आपको ये चीज़ नज़र आती है a²h², क्योंकि ये a²h² ये वो आपका हबल रेडियस होता है, को मूविंग हबल रेडियस। लेकिन इसमें जो पॉइंट ये है कि ना अगर हल्की सी भी चेंजेस आए फ्लैटनेस से आपकी यूनिवर्स में शुरू में, तो वो ना दे ग्रो विद टाइम और बड़ी तेज़ी से ग्रो करती हैं वो। लेकिन हमें अब भी ना प्रेजेंट डे पे भी हमें फ्लैटनेस ही नज़र आती है, बहुत करीब नज़र आती है फ्लैटनेस के। तो इसका मतलब है कि अगर वो डिवेट कर रही है ओवर टाइम, तो अगर हम उसे टाइम में पीछे लेकर जाएं तो इट हैज़ टू बी एक्सट्रीमली क्लोज टू फ्लैटनेस, कि अगर वो अब भी फ्लैट रहे, इट हैज़ टू बी एक्सट्रीमली क्लोज टू फ्लैटनेस। तो ये ना एक बहुत बड़ी फाइन ट्यूनिंग है। मैं आगे इसकी मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। अब देखें, ये डी कपलिंग है, ये वो वाला टाइम है जब CMB आपकी रिलीज़ हुई थी, ठीक है। अब जिस तरह मैंने ग्राफ में बताया आपको कि ना जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं
तो ना जो आपका कर्वेचर है ये ना फ्लैटनेस की तरफ जाता है, और जैसे जैसे हम टाइम में आगे जा रहे हैं तो फ्लैटनेस से दूर जाता है। अभी भी हमें इंतहाई फ्लैट नज़र आती है यूनिवर्स, तो पीछे जब जाएंगे टाइम में तो और भी ज़्यादा फ्लैट होगी यूनिवर्स, इंतहाई फ्लैट होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कितनी फ्लैट होगी, ठीक है। डीकपलिंग का टाइम है जिसमें CMB निकली, जो मैं आपको बता रहा था, अभी मेरे ख्याल से कोई 0.001 कुछ इस तरह का है ओमेगा टोटल -1। जब हम इस टाइम पे चले जाएं, बहुत पहले का टाइम है, 10⁻⁻5 हो जाता है फ्लैटनेस से। ओमेगा का 1 से डिफरेंस 10⁻⁵ के ऑर्डर का है, 1 in 100,000, बहुत कम डिफरेंस है, इंतहाई करीब। और पीछे चले जाएं, मैटर रेडिएशन इक्वालिटी पे चले जाएं, जिसपे ना जो मैटर की जो डेंसिटी है वो रेडिएशन डेंसिटी के बराबर हो जाती है, वो इससे भी पुराना टाइम है, 10⁻12 सेकेंड्स आफ्टर बिग बैंग। तब जो है ओमेगा टोटल जो है, मतलब जो हमारे फ्लैटनेस का पैरामीटर है ना, ये 1 से 10⁻⁶ करीब हो जाता है ये। और पीछे चले जाएं, न्यूक्लियोसिंथेसिस T=1 सेकेंड आफ्टर बिग बैंग पे चले जाएं, इतना ज़्यादा कम फ़र्क हो जाता है। और आगे चले जाएं, जो अर्लीस्ट नोन टाइम है जहाँ पे हमारी फिजिक्स काम करती है, 10⁻30। और पीछे चले जाएं 10⁻60 तक भी चला जाता है ये। तो ये ना एक बहुत बड़ा फाइन ट्यूनिंग का मसला है ना, कि एक चीज़ को आपको 60 डेसिमल प्लेसेस तक सेट करना है ताकि आपको आजकल की यूनिवर्स मिले। हल्की सी भी उससे आगे पीछे होगी तो कोई और यूनिवर्स मिल जाएगी आपको। तो ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है ना ये, कि कोई चीज़ 60 डेसिमल प्लेसेस तक सेट हुई हुई है पहले से, कोई मैकेनिज्म भी नहीं है उसके पीछे, बिग बैंग थ्योरी में कुछ भी नहीं बताती कि क्यों 60 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सेट होना ज़रूरी है। तो ये ना बहुत एक बड़ा कोइंसिडेंस है, इसके पीछे की प्रोसेस होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि बस ये ऑटोमेटिकली हो गया, ये कि बस इतने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक कोई सेट करके चला गया, या फिर बस ये बाई चांस था। ये नहीं हम फिज़िक्स में करते, हम चाहते हैं कोई मैकेनिज्म हो, ठीक है। ये फ्लैटनेस प्रॉब्लम है कि इतनी ज़्यादा फ्लैट क्यों है यूनिवर्स। उसके बाद दूसरा बड़ा मसला है होराइजन प्रॉब्लम, ठीक है। होराइजन प्रॉब्लम का ये मसला है कि जब हम अपनी कायनात में हर डायरेक्शन में देखते हैं, तो एक तरफ आप देखें जो सबसे दूर से आपको जो रेडिएशन नज़र आ रही है, जो बिल्कुल CMB की रेडिएशन है, बिल्कुल एज ऑफ द यूनिवर्स पे, जो विजिबल का जो एज है आपका, वहाँ पे जो आपको रेडिएशन नज़र आ रही है, और जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड ऑफ द स्काई पे जो आपको रेडिएशन नज़र आ रही है, उनका ना बिल्कुल सेम टेम्परेचर है, 10⁻⁻5 का फ़र्क है सिर्फ। लेकिन ये जो दो पॉइंट्स हैं, इनका आपस में कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, ये आप देख लें। क्योंकि जो B वाला पॉइंट है, इसका जो ये स्फीयर है जहाँ पे वो कॉजली कनेक्टेड है, जिससे वो यहाँ तक आता है, इसका यहाँ तक आता है, ये दोनों सेपरेटेड हैं, ये दोनों कभी भी नहीं मिले। और ये इतने बड़े डिस्टेंसेस पे दो पॉइंट्स हैं और उनका बिल्कुल सेम टेम्परेचर है। और हम पूरे अब CMB के हम हर डायरेक्शन में देखते हैं तो सारी की सारी CMB हमें बिल्कुल सेम टेम्परेचर पे नज़र आती है, 10⁻⁵ का फ़र्क होता है, हालांकि उनका कभी कांटेक्ट ही नहीं हुआ आपस में उन सब रीजन्स का। और ये इतना बड़ा मसला है कि ये जो हम देखते हैं CMB को, जो अभी हमें CMB नज़र आ रही है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा रीजन है जो कि उस ज़माने में कनेक्टेड होगा अपने सराउंडिंग से, ठीक है। मतलब तो अभी का जो हमें CMB नज़र आती है उसमें सिर्फ 2 डिग्रीज़ का पैच है, 2 डिग्रीज़ का इतना सा पैच, मतलब मून का जो इतना हमें साइज़ नज़र आता है ना आसमान में, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे डबल तकरीबन। तो सिर्फ इतना छोटा सा पैच है जो कि अपने रीजन्स के साथ उसने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर ली होगी, लेकिन जितने भी बाकी बहुत सारे जो पैचेस हैं वो उनका कभी भी कांटेक्ट नहीं हुआ एक दूसरे से। और ये टोटल में 40,000 पैचेस बनते हैं आसमान में, अगर आप 2 डिग्री इसको सम करें ना तो 40,000 पैचेस हैं। और 40,000 पैचेस सबको पता है कि एक दूसरे का टेम्परेचर क्या है, और सब एक ही टेम्परेचर पे बैठे हुए हैं, हालांकि उनका कभी कांटेक्ट ही नहीं हुआ। इसको कहते हैं होराइजन प्रॉब्लम, कि ना वाई इज़ द स्काई इन एवरी डायरेक्शन ऑलमोस्ट द सेम टेम्परेचर व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ द स्काई हैव नेवर बीन इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, इसको होराइजन प्रॉब्लम कहते हैं। कैलकुलेशंस भी हम कर सकते हैं। ये जो है को मूविंग होराइजन होता है, ये होता है कि आप जो है ना कितना मैक्सिमम डिस्टेंस है जिसके साथ आप कांटेक्ट में आ सकते हैं एक ख़ास टाइम के बाद। ठीक है, तो बिग बैंग से लेके CMB के टाइम तक जो उस टाइम की जो रेडिएशन थी वो सिर्फ ना इतने डिस्टेंस तक कम्युनिकेट कर सकती थी उस टाइम में, उसके बाद इतना ही टाइम था क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट फाइनाइट है। लेकिन अब हमारे पास जो ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि अब यूनिवर्स बड़ी हो गई है विद टाइम, ये डिस्टेंस ना इतना ज़्यादा हो गया, 15.1 गीगा पार्सेक्स, इसे 100 गुने से भी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, लेकिन इतने बड़े डिस्टेंसेस पे भी सेम टेम्परेचर है। तो ये क्यों है? उनका पहले से कोई कांटेक्ट भी नहीं था, और किस तरह सारे आसमान का सेम टेम्परेचर हो गया जब सारे आसमान को दूसरे पार्ट्स का पता ही नहीं था कि
उन कभी कम्युनिकेट ही नहीं किया था उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। बिग बैंग इसे एक्सप्लेन नहीं करती कि वाई शुड द स्काई बी एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। और 40,000 रीजन्स बनते हैं जिनका बिल्कुल सेम टेम्परेचर है। तो इससे आप फिर ये कर लें कि बहुत शदीद कोई फाइन ट्यूनिंग हुई है कि ना हर पैच का किसी ने एक ही टेम्परेचर रखा है बाय हैंड 2.7 वो केल्विन। तो ये तो बहुत ही बड़ी कोइंसिडेंस है कि 40,000 का इसी तरह बस बाय चांस हो जाए। कोई ना कोई प्रोसेस होगा जिससे वो ना राब्ते में होंगे पहले वो सारे रीजन्स, लेकिन हमें पता नहीं है उसका। तो हम आगे जाके देखेंगे इन्फ्लेशन जो है ना उनको कॉन्टैक्ट में ले आती है। उसके बाद एक और मसला है जो बिग बैंग के साथ है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर फॉर्मेशन से मेरी मुराद ये है कि ना अब जो यूनिवर्स है ना वो बहुत ज़्यादा एक टेम्परेचर पे तो है, होमोजीनियस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें हल्की हल्की फ्लक्चुएशंस भी हैं उसके अंदर। अगर बिल्कुल ही यूनिफॉर्म होती ना यूनिवर्स तो कभी उसमें स्ट्रक्चर्स ही ना फॉर्म करता है। आपको ना टाइनी वेरिएशंस चाहिए, क्योंकि एक जगह पे अपने साइड वाली जगहों से थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी है तो वहाँ पे फिर और ज़्यादा मैटर उसकी तरफ इकट्ठा होगा, और ज़्यादा, फिर वहाँ पे फिर गैलेक्सीज बन जाएंगी आपकी, स्टार्स बन जाएंगे आपके। अगर बिल्कुल ही यूनिफॉर्म होती, 100% यूनिफॉर्मिटी होती, फिर कभी कोई स्टार्स भी ना बनते, गैलेक्सीज भी ना बनती। तो ये जो CMB में आपको छोटे छोटे पैचेस नज़र आ रहे हैं ना, हॉट एंड कोल्ड, ये रेड वाले थोड़े ज़्यादा हॉट हैं और ये ब्लू वाले थोड़े कोल्ड हैं, लेकिन इनमें फ़र्क सिर्फ 10⁻⁻5 का ही है। लेकिन फिर भी रेजोल्यूशन इतनी ज़्यादा थी हमारे उनकी कोबी और WMAP सैटेलाइट्स की कि उन्होंने इनको भी रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये टाइनी फ्लक्चुएशंस हैं तो सही हमारे पास, लेकिन जो बिग बैंग है ना वो इन फ्लक्चुएशंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता जिनसे हमारी सारी स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए हैं, क्योंकि इन फ्लक्चुएशंस का भी जो स्केल है ना वो भी उस होराइज़न से बड़ा है जिस होराइज़न तक किसी चीज़ का कांटेक्ट हो सकता था CMB के टाइम पे। क्योंकि वो होराइज़न ही है, अभी हमारा भी एक होराइज़न है ना, हमारी जहाँ पे हम बैठे हुए हैं हमारा भी एक होराइज़न है कि वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहाँ तक हमारे तक लाइट सिग्नल्स पहुँच सकते हैं, उससे बाहर कोई चीज़ें उनका कभी हमारे साथ कांटेक्ट ही नहीं हुआ। और हम ये देख रहे हैं कि जितने भी बाहर के रीजन्स हैं वो सब एक ही टेम्परेचर पे हैं, उनका सबका कोई कंस्पिरेसी सी चल रही है बहुत बड़ी कि तमाम यूनिवर्स ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि मैंने फ्लैट होना है और मैंने सेम टेम्परेचर पे होना है और बग़ैर मिले, ठीक है। तो ये बिग बैंग से ना ये वाली फ्लक्चुएशंस भी नहीं एक्सप्लेन होती, इनका भी जो स्केल है ना वो होराइज़न से बड़ा स्केल होता है इनका। तो इनको भी हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि ये इतने बड़े बड़े लेवल पे किस तरह ये कोरिलेटेड हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी कोरिलेशंस क्यों हैं। मतलब आपको समझ आ रहा है कि ना बेसिकली फाइन ट्यूनिंग के मसले हैं बड़े बड़े जो बिग बैंग के साथ है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको बाएं हैंड डालनी पड़ रही हैं और बड़ी रिडिकुलस अमाउंट्स में डालनी पड़ रही हैं। 40,000 पैचेस का आपको सेम टेम्परेचर करना है और आपको इतने बड़े बड़े स्केल से फ्लैटनेस लानी है, तो ये ना अनबिलीवेबल सी चीज़ें हैं, ये होनी नहीं चाहिए। उसके बाद जो एक चौथा मसला है वो मैग्नेटिक मोनोपोल्स का मसला है। मैग्नेटिक मोनोपोल क्या होता है? मैग्नेट का तो हमें पता है मैग्नेट क्या चीज़ है। अब मैग्नेट में ना दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। उसमें फिर जो नॉर्थ आपस में रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल्स भी हो सकते हैं। मोनोपोल्स है कि एक ऐसा पार्टिकल जो कि या फिर सिर्फ नॉर्थ पोल है या फिर सिर्फ साउथ पोल है। ये इतना स्ट्रेंज नहीं है क्योंकि जिस तरह आप चार्जेस को देखें, चार्जेस में हमारे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, उनमें पॉजिटिव साइड भी होती है, नेगेटिव साइड भी होती है, लेकिन हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। हमारे पास आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो मैग्नेट से केस में क्यों नहीं हो सकता? मैग्नेट जो है वो भी एक मैग्नेटिक डायपोल है, उसमें नॉर्थ पोल है, उनको आप अलग अलग क्यों नहीं करते? लेकिन हम ऑब्जर्व भी नहीं करते ऐसी कोई चीज़ कि ना नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग हो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की तरह। लेकिन हमारी कुछ थ्योरीज़ हैं जो कि प्रिडिक्ट करती हैं कि ना मैग्नेटिक मोनोपोल्स को एग्जिस्ट करना चाहिए और बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में एग्जिस्ट करना चाहिए। इनको कहते हैं गट थ्योरीज़ कहते हैं, इन्हें ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज़ कहते हैं। तो ये बस बेसिकली ये आपने सुना होगा कि ना जो तमाम फोर्सेज हैं जो फिज़िक्स में हैं, 4 फोर्सेज हैं ना फिज़िक्स में। कौन सी फोर्सेज हैं फिज़िक्स में? ग्रेविटी है, एक स्ट्रांग फोर्स है, एक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है। चौथी क्या है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है और दूसरी शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। बस ये 4 फोर्सेज है जो मेन फंडामेंटल फोर्सेज है ना। तो फिजिसिस्ट ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा आप एनर्जी बढ़ाएं ना सिस्टम की, तो जितनी ज़्यादा आप एनर्जी बढ़ाते रहें तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो सारी फोर्सेस हैं ना ये एक बनने लग जाएंगी, फोर्सेस यूनिफाई होने लग जाएंगी। अभी हम जिस रेजीम में हम रहते हैं फिज़िक्स की, वो बड़ी लो एनर्जी रेजीम है, लेकिन जिस तरह बिग बैंग के करीब जाते जाते एनर्जीज़ बहुत बढ़ती रहती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इन्फिनिट की तरफ जा रही होती है एनर्जीज़।
तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, सबसे पहले क्या होता है, अभी तो 4 फोर्सेस है ना हमारे पास, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और वीक है, स्ट्रॉन्ग है, और ये ग्रेविटी है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इल्यूजन है ये कि ये 4 डिफरेंट हैं, क्योंकि हम बहुत लो एनर्जी स्केल पे हम रहते हैं। जब आप एनर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ये दोनों यूनिफाई हो जाती हैं, ये दोनों एक ही फोर्स बन जाती हैं, कोई उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसको कहते हैं इलेक्ट्रो वीक फोर्स कहते हैं। और जो हमारे अब्दुल सलाम है, उन्हीं की ये थ्योरी थी, उन्होंने ये और 2 लोगों के साथ उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया था, इन दोनों फोर्सेस को यूनिफाई करने में कामयाब हो गए थे, जिन पे उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1979 में। तो नेक्स्ट स्टेप इसका ऑब्वियस है, अब हमने इलेक्ट्रो वीक को हमने स्ट्रॉन्ग के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। इनको हम कहते हैं गड थ्योरीज कहते हैं, ठीक है, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज हैं कि हमने इन दोनों को तो कंबाइन कर लिया, अब हमने इसको भी कंबाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप ये है। तो जब और ज़्यादा एनर्जीज पे चले जाएं, अब ये जो है ये तकरीबन ना इस एनर्जी पे ये चीज़ अचीव हो जाती है 1 TeV। और जिसको पता होगा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का, उसकी क्या एनर्जी होती है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की, पता है किसी को? किस एनर्जी पे काम करता है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर? कोई गैस? इसी एनर्जी पे काम करता है, 20 TeV है तकरीबन LHC की। तो इसका मतलब है कि LHC में ना, और उससे पहले भी छोटे कोलाइडर्स में भी ना हम ये चीज़ देख चुके हैं इलेक्ट्रो वीक की, क्योंकि हमने इतनी एनर्जी आर्टिफिशियली अचीव कर ली है। लेकिन इसके लिए बहुत शदीद एनर्जी चाहिए, इसके लिए 10⁻12 TeV तक चाहिए इसके लिए, 10⁻12 ट्रिलियन, कितनी क्वाड्रिलियन टाइम्स, क्वाड्रिलियन ही ना टाइम्स, इससे ज़्यादा, ये इसके हम करीब भी नहीं है अभी, इसको हम नहीं अभी प्रूव कर सकते। लेकिन थ्योरेटिकली हम कुछ प्रिडिक्शंस कर सकते हैं इसके साथ कि अगर ये गड थ्योरी बन जाती है, तो बहुत गड थ्योरीज भी ना मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन जो ज़्यादातर जो ये गड थ्योरीज हैं उनकी प्रिडिक्शन ये आती है कि यार मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करने चाहिए, मैग्नेटिक मोनोपोल्स, ये इनकी प्रिडिक्शन है। और ये ना मतलब कोई वीक सी प्रिडिक्शन नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन है कि होने चाहिए ये। वो इस वजह से कि जब आप बिग बैंग की तरफ जा रहे हैं, आपकी जो एनर्जी है बढ़ती जा रही है, ठीक है, आप बिग बैंग की तरफ जाएं, इमेजिन करें बिग बैंग की तरफ हम जा रहे हैं, शुरू में 4 फोर्सेस अलग-अलग, आप ना 1 TeV एनर्जी पे चले गए, बिग बैंग के बड़े करीब चले गए आप, तो ये दोनों फोर्सेस कंबाइन हो गई। फिर आप जब इस एनर्जी पे चले गए तो ये भी कंबाइन हो गई। अब आप ना वहाँ से जब वापस आएंगे, वापस भी तो आना है, क्योंकि हमारी जब बिग बैंग शुरू हुआ था वो तो हाई एनर्जी से शुरू हुआ था और लो एनर्जी की तरफ गया है। तो इसका मतलब है कि बिग बैंग जब हो रहा था तो वो एक टाइम पे वो गट एरा के अंदर था, वो मतलब ना गट्स थी उस टाइम, और ये तीनों फोर्सेस एक ही थी। लेकिन जब यूनिवर्स जैसे एक्सपैंड करती है, उसका टेम्परेचर कम होता जाता है, एनर्जी कम होती जाती है, मतलब जब डबल होती है यूनिवर्स का साइज़, जब डबल होता है तो टेम्परेचर हाफ हो जाता है, इन्वर्स रिलेशनशिप है इनका। तो जैसे जैसे यूनिवर्स बढ़ रही है, आपकी एनर्जी कम होती जा रही है, इवेंचुअली यूनिवर्स अपनी हाई एनर्जी से इस एनर्जी पे आएगी, और जब इस एनर्जी को क्रॉस कर जाएगी फिर स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग कहते हैं हम, उसमें इलेक्ट्रो वीक और ये स्ट्रॉन्ग जो है अलग-अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो जब वो सिमेट्री ब्रेक होती है इन तीनों फोर्सेस की, तो ये चीज़ें बनती हैं मैग्नेटिक मोनोपोल्स, और ये बहुत ज़्यादा तादाद में ये ना प्रिडिक्ट होते हैं। तकरीबन ये ना इतनी प्रिडिक्शन है कि 10⁻82 पर मीटर क्यूब, बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद अमाउंट है 10⁻82 पर मीटर क्यूब उस ज़माने में। लेकिन हमें नज़र ही नहीं आते, अगर इतने ज़्यादा प्रोड्यूस हुए, हर मीटर क्यूब में इतना ज़्यादा पड़े हुए अगर मैग्नेटिक मोनोपोल्स, हमें एक भी नज़र नहीं आया आज तक। फोटॉन्स तो हमें बड़े नज़र आ जाते हैं, CMB के फोटॉन्स हैं, हर तरह के कॉस्मिक रेज नज़र आ जाती हैं, और भी पार्टिकल्स नज़र आ जाते हैं, म्यूऑन्स आ जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें कभी नज़र नहीं, कहाँ गए हैं सारे मैग्नेटिक मोनोपोल्स। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बिग बैंग में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो है ना, ये टेक्स केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम एज वेल, ठीक है। हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो अब हमने सारे मसले डिस्कस कर लिए, क्या क्या मसले थे बिग बैंग के साथ। सबसे पहले तो सक्सेसेस थी बिग बैंग की, CMB एक्सप्लेन हो रहा है, एक्सपेंशन एक्सप्लेन हो रही है, हबल वाली डिस्कवरी, ठीक है, और ये और क्या क्या एक्सप्लेन हो रहा है, वो स्काई इज़ डार्क एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसकी हैं सक्सेसेस, लेकिन शॉर्ट कमिंग्स भी हैं। फाइन ट्यूनिंग्स इंतहा से ज़्यादा है बिग बैंग के अंदर, फाइन ट्यूनिंग्स, होराइजन है, हर आसमान के हर कोने का सेम टेम्परेचर है, हालांकि कभी कांटेक्ट भी नहीं हुआ, फ्लैटनेस बहुत ज़्यादा है, और ये मोनोपोल्स हैं, होराइजन प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। तो फिजिसिस्ट नेचुरली अपने जो मॉडल्स हैं, जब वो काम नहीं कर रहे किसी एक रेजीम में, तो उनको एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं ना,
साइंटिस्ट का काम ही ये है कि हम अपने पुराने मॉडल्स को अपडेट करें। तो उन्होंने सोचना शुरू किया किस तरह हम बिग बैंग को अपडेट कर सकते हैं कि ना ये सारे मसले हल हो जाएं। तो ना जो एलन गुथ है, जिसका आपने शायद सुना हो, एलन गुथ नाम है उस बंदे का, अमेरिकन फिजिसिस्ट है, और भी थे इसके साथ, रशिया का था स्टारोबिंस्की और बाकी और भी थे। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 1981 में ना, अब इसका एक सीनियर कॉलीग था रॉबर्ट डिकी, उसने ना ये मैग्नेटिक मोनोपोल्स की प्रॉब्लम उसने ना प्रेजेंट की थी एक पेपर में। तो उसने कहा था बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स शुड बी प्रोड्यूस्ड इन अबंडेंस बट वी डोंट सी एनी ऑफ देम अराउंड, तो वेयर हैव दे गॉन, बहुत बड़ा मसला है। तो एलन गुथ ने स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम। उसने कहा किसी तरह मैंने ना आई हैव टू गेट रिड ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स, एक बन तो रहे हैं लेकिन मैंने किसी तरह उनको आई हैव टू गेट रिड, ताकि मुझे आज नज़र ना आए मैग्नेटिक मोनोपोल्स, ये मसला है। तो उसने ना इस मसले को हल करने के लिए, मैग्नेटिक मोनोपोल्स को डाइल्यूट करने के लिए, उसने ना इन्फ्लेशन का आइडिया दे दिया। उसने इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या है। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन की जो बर्थ है ना, वो इस मसले से होती है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स के मसले से। ये तो मसला तो हल हो गया। फिर उसके ना कुछ टाइम बाद उसने रियलाइज़ किया, और उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि इससे फ्लैटनेस प्रॉब्लम भी हल हो जाता है, इससे होराइजन प्रॉब्लम भी हल हो जाता है, ठीक है, सारे मसले हल हो जाते हैं। और वो जो हमारा वो मसला था पर्टरबेज वो वाला स्ट्रक्चर फॉर्मेशन वाला, वो भी एक्सप्लेन हो जाता है। इससे बहुत सारे मसले से ना एक साथ हल हो जाते हैं इन्फ्लेशन से। तो मतलब इस तरह के कभी कभार आइडियाज़ आते हैं फिज़िक्स के अंदर, जो कि एक नया ज़बरदस्त आइडिया है, उससे बहुत सारे मसले एक साथ हल हो जाए। तो एवरीबडी लैच्ड ऑन टू दिस आइडिया, एवरीबडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो बहुत ही एक फ्रूटफुल आइडिया रहा है। तो इन्फ्लेशन है क्या? इन्फ्लेशन बेसिकली ना एक नियर एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन है स्पेस की। प्योरली एक्सपोनेंशियल नहीं है, एक्सपोनेंशियल से थोड़ी कम है, क्योंकि उसने रुकना भी एवेंचुअली, तो ताकि वो रुक जाए तो हम उसको थोड़ा सा कम रखते हैं एक्सपोनेंशियल से। लेकिन इंतहाई तेज़ एक्सपेंशन है स्पेस की। तो हम ये जो कुछ मॉडल्स हैं, इसके जो सिंपलेस्ट मॉडल्स हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि ना जो गट टाइम है, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें ना ये चीज़ें हो रही थी, जब इसमें ये तीनों यूनिफाई हो गई थी, तो ये सिंपलेस्ट मॉडल्स के मुताबिक जो है ना इन्फ्लेशन हुई थी, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन ऑफ स्पेस हुई थी, इस टाइम पे शुरू हुई थी, गट के टाइम पे। और गट का टाइम आपको पता है कि इस टाइम पे मैग्नेटिक मोनोपोल्स बन गए थे, तो आपने इसी टाइम पे शुरू करनी है ना इन्फ्लेशन, ताकि वो सारे बाहर चले जाएं मैग्नेटिक मोनोपोल्स। एंड इट लास्टेड फॉर अबाउट 10⁻34 सेकंड, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम था। लेकिन ये इतनी ज़्यादा ये एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन इतनी रैपिड थी कि इतने कम मिनिस्क्यूल टाइम में भी तकरीबन मेरे ख्याल से फिगर ये है कि 10⁻44 मीटर क्यूब का एरिया एक्सपैंड होकर 1 मीटर बन गया, एक बॉल के जितना ऑलमोस्ट हो गया। 10⁻44, ये प्रोटॉन भी 10⁻15 पे होता है तकरीबन, इंतहाई छोटा स्केल है, कुछ भी नहीं है 10⁻44। इन्फ्लेशन ने इतने कम टाइम में 10⁻34 में उसको एक्सपैंड करके 0.8 0.9 मीटर्स बना दिया उसे। अगर हम इस तरह करके लें तो हम इसको मेजर करते हैं, ई फोल्ड से मेजर करते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का आप लोगों को पता होगा, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट क्या होता है? ई की पावर कुछ भी, क्या होती है ई की पावर? ई की वैल्यू क्या होती है? 2.71 होती है, ठीक है। तो अगर एक दफ़ा ई किसी चीज़ पर लग रहा है, कोई भी एक क्वांटिटी है, उस पर एक दफ़ा आप ई अप्लाई करें तो उसकी वैल्यू 2.7 टाइम्स बढ़ जाएगी। एक और दफ़ा अप्लाई करें तो 2.7 स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी, इस तरह करके। तो हर जो ये मल्टीप्लिकेशन है ना, हम कहते हैं ई फोल्ड है। ये ई फोल्ड मतलब जिस तरह 2 फोल्ड हम कहते हैं ना, 2 फोल्ड कोई चीज़ बड़ी हो गई, तो अगर ई टाइम्स कोई चीज़ बड़ी होगी हम कहते हैं ई फोल्ड हो गई यूनिवर्स। तो हमने यूनिवर्स की जो ये इन्फ्लेशन है, इसको हमने ई फोल्ड से मेजर कर सकते हैं ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि अभी हमें जितनी फ्लैटनेस चाहिए यूनिवर्स में, उसके लिए हमें कितनी दफ़ा इन्फ्लेशन करानी है। तो हम ये कैलकुलेशन से हम निकाल सकते हैं कि हमें तकरीबन 60-70 दफ़ा तो हमें ई फोल्ड्स करवाने हैं यूनिवर्स पे, तब जाके हमें इतनी फ्लैटनेस मिलेगी जितनी हमें रिक्वायर्ड है। तो लेकिन सिंपली हम 100 ई फोल्ड्स भी ले सकते हैं, उससे हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तकरीबन ऑन दी ऑर्डर ऑफ 100 दफ़ा हमें टाइम जी करके यूनिवर्स को हमने बड़ा करना है, 100 दफ़ा यूं करके बड़ा करना है हमने, टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो और इन्फ्लेटॉन फील्ड होती है, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, बेसिक ये आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ, और इसकी होती किस तरह है, हम ये असल में इन्फ्लेशन करवाते किस तरह है? हम ये कहते हैं कि ना जब इन्फ्लेशन शुरू हुई गट एरा में, तो हम लोग कहते हैं कि उस ज़माने में ना यूनिवर्स के अंदर एक फील्ड थी, इन्फ्लेटॉन फील्ड कहते हैं उसे, स्केलर फील्ड थी एक,
इसकी हर स्पेस टाइम पॉइंट पे इसकी एक वैल्यू है, ठीक है, इन्फ्लेटॉन फील्ड की। इसको हम फाई से हम डिनोट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब कोई भी फील्ड है उसकी किनेटिक एनर्जी भी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो हम अगर इस फील्ड से हम एक ख़ास किस्म का एक बिहेवियर करवाएं इस फील्ड से, इस तरह का पोटेंशियल है अगर इस फील्ड का, अब ये इसकी ना पोटेंशियल एनर्जी पता होगा आपको पोटेंशियल एनर्जी का, अब ये हाई पोटेंशियल एनर्जी है ऊपर और यहाँ पे किनेटिक एनर्जी इसकी ज़ीरो है या फिर बहुत कम है, और जैसे जैसे नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, किनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है। यहाँ पे जो बॉल इन्होंने बनाई हुई है ना, ये भी फाई की करंट वैल्यू है, और ये बल्कि हमारी यूनिवर्स है ये, ठीक है। मतलब वो इसको डिनोट कर रहे हैं कि ना अभी हमारी यूनिवर्स फाई की इस वैल्यू पे और पोटेंशियल एनर्जी इसकी इतनी है, ठीक है। तो हम इन्फ्लेशन इस तरह करवाते हैं कि हम पोस्टुलेट करते हैं हम कि ना यूनिवर्स ना इस वैल्यू पे शुरू हुई, बहुत हाई एनर्जी पे शुरू हुई, और वो आहिस्ता 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 क्रीप करती हुई जा रही है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, और ये जो सारा रीजन है ना इसके अंदर इन्फ्लेशन होती है। इसको अब और भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा आपने इन्फ्लेशन प्रोलॉन्ग करनी है आप उतना ज़्यादा ये जो प्लेटोस है ना, फुल प्लेटो नहीं है, थोड़ी सा डाउनवर्ड स्लोप भी है, इसको आप ना बड़ा कर दें, ठीक है। और ये फील्ड आहिस्ता 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 जा रही है, जब तक ये हमारी यूनिवर्स ना इस पाथ पे चलती रहेगी तब तक एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन होती रहेगी, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है। और जैसे ही इन्फ्लेशन यहाँ पे आगे ख़त्म हो गई, फिर ये नीचे चली गई, आपकी यूनिवर्स यहाँ पे चली गई, यहाँ पे जाके किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी उसकी सारी एनर्जी, फिर वो थोड़ा सा ऑसिलेट करती है यहाँ पे, और फिर इस ऑसिलेशन में उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, और फिर उस रिलीज़ की वजह से जो आपके सारे ऑर्डिनरी पार्टिकल्स और रेडिएशन है ना वो बनते हैं आपके, ठीक है। इस तरह होता है। तो ये जो सारे फोटॉन्स और ये प्रोटॉन्स और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जितनी भी हमारे पार्टिकल्स हैं ना उस ज़माने में नहीं थे भी तो इन्फ्लेशन ने उन्हें बिल्कुल बाहर धकेल दिया उन्हें, और इन्फ्लेशन ने बहुत ज़्यादा ठंडा भी कर दिया यूनिवर्स, क्योंकि बहुत रैपिड एक्सपेंशन है, जितना टेम्परेचर उसके शुरू में था उससे कहीं ज़्यादा कम हो गया। लेकिन ये जब हुआ इन्फ्लेशन ने टेम्परेचर कम तो कर दिया, लेकिन इन्फ्लेशन के पास अपनी भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उसने जब सारी एनर्जी रिलीज़ की तो वापस टेम्परेचर उसने उसी पॉइंट पे कर दिया जहाँ पे शुरू हुआ था टेम्परेचर, और फिर वहाँ से नॉर्मल बिग बैंग आपका कंटिन्यू हुआ वहाँ से, ठीक है। और ये जो है इसको हम रीहीटिंग कहते हैं, ये वाला जो फेज़ है ना रीहीटिंग का यही मतलब है ना ऑब्वियस, कि इन्फ्लेशन ने बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया यूनिवर्स को, फिर वापस से हीट कर दिया, उसे रीहीटिंग कर दी यूनिवर्स के, फिर ऑर्डिनरी पार्टिकल्स फिर से वजूद में आ गए, ठीक है। लेकिन इस फेज़ को हमें ये करवाना हमारे लिए ज़रूरी है, सारा कॉम्प्लिकेटेड सा काम ना लग रहा है आपको कि क्या ज़रूरत है, नॉर्मल बिग बैंग चल रही है, बीच में इन्फ्लेशन आपने डाल दी, लेकिन इससे वो सारे मसले हल हो जाते हैं। होराइजन का मसला, फ्लैटनेस का मसला है, सारे मसले, मैग्नेटिक मोनोपोल्स का मसला। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ये जो, हाँ उसको टच भी कर सकता है उसे, और ऊपर भी रह सकता है, मिनिमम बस है उसका, लोकल मिनिमम है उसका। और ये उसका जो है इसको हम ट्रू वैक्यूम भी कहते हैं ऐसे, ये वाला जो पॉइंट है इस ये फॉल्स वैक्यूम है कि मतलब यहाँ पे यूनिवर्स अगर शुरू हो गई तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपने ट्रू वैक्यूम पे चली जाती है, वहाँ जाके स्टेबल हो जाती है यूनिवर्स। तो हमारी यूनिवर्स जो है वो अभी इस ग्राफ पे कौन से पॉइंट पे है? नहीं हमारी यूनिवर्स कब की आ गई है, यहाँ पे इन्फ्लेशन ख़त्म हो गई है ना, तो अभी हम इस वाली यू के बॉटम पे हैं। हाँ बस हम यहाँ पे यू का ये बॉटम भी कब का ख़त्म हो गया, ये जो ऑसिलेशन थी इसके दौरान रीहीटिंग हुई, ऑर्डिनरी पार्टिकल्स बने, और फिर नॉर्मल एक्सपेंशन हुई, बहुत गर्म थी यूनिवर्स, और फिर यहाँ तक तो पहुँच गए हम, बहुत टाइम हो गया। तो अभी हम यहीं पर हैं बिल्कुल, यहाँ पे हम इन्फ्लेटॉन फील्ड आपकी ख़त्म हो गई है यहाँ पे आके, तो अब ये कुछ भी नहीं कर रही हमारी यूनिवर्स में इन्फ्लेटॉन फील्ड। लेकिन ये अगर यहाँ पे शुरू होती, इसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी होती, फिर ये वो हमें सारी इन्फ्लेशन दे सकती थी और सारा कुछ हमारे लिए कर सकती। अब इसने इट हैज़ डन इट्स जॉब। लेकिन अब एक और मसला है जो इससे कनेक्ट होता है, वो डार्क एनर्जी का मसला है। हमें पता है कि डार्क एनर्जी भी है, वो भी इसकी तरह का ही काम करती है डार्क एनर्जी, ऑल्दो इट्स मच वीकर देन द इन्फ्लेटॉन फील्ड। वो भी एक्सेलरेशन करवा रही है लेकिन बहुत स्लो करवा रही है। तो कुछ ऐसे आइडियाज़ भी हैं कि क्या पता इन्फ्लेशन की फील्ड और डार्क एनर्जी की फील्ड एक ही फील्ड हो, और उसने शुरू में बहुत तेज़ इन्फ्लेशन करवा दी और अब आके वो फिर से एक्टिवेट हुई और बड़ी थोड़ी स्लो करा रही है, लेकिन फिर भी करा रही है। वो अलग आइडिया। कि इन्फ्लेशन टाइम पे इस एक्सपेंशन की जो स्पीड थी वो क्या थी, मतलब कि वो इन्फ्लेशन की ना बस स्पीड नहीं हम देखते, बस हम देखते हैं कि ना यूनिवर्स एक ख़ास टाइम में कितनी बड़ी हो गई यूनिवर्स, इस लिहाज से हम स्पीड उसकी मेजर कर सकते हैं। तो वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कहीं बाहर तो नहीं निकल रही? हाँ, वो तो स्पेस तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से जितना मर्जी ज़्यादा हो सकती है। सिर्फ जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना
वो उन पे पाबंदी है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने की या फिर उससे कम। लेकिन जो स्पेस इट सेल्फ है इट कैन एक्सपैंड एट एनी रेट। तो अभी भी जो स्पेस हमारी एक्सपैंड कर रही है कायनात, कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं हमारे से दूर जा रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट से दूर जा रहे हैं, लेकिन चीज़ें खुद नहीं ट्रैवल कर रही स्पीड ऑफ लाइट से, चीज़ें अपनी जगह पे हैं। जो जिस तरह मैं और आप हैं, हम दोनों एक जगह पर ही, हमारे दरमियान की स्पेस बड़ी होती जाए। कोई इस तरह के ना लोग ना टाइलें लगाते जाएं बीच में और आप दूर चले जाएं मेरे से, तो आप जितना मर्जी आप लगा लें, आप वो स्पीड जितनी मर्जी तो हो जो सकती है। स्पेस है क्या वो विदाउट मैटर हम मेजर कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, स्पेस की अपनी एग्जिस्टेंस, स्पेस टाइम की बिल्कुल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, मैटर की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। मैटर से इन्फ्लुएंस हो जाती है स्पेस टाइम, लेकिन एम्प्टी यूनिवर्स भी हो सकती है आपकी जिसमें कोई मैस नहीं है, उसको डिसिटर यूनिवर्स भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ स्पेस टाइम है और वो बस एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है। और इन्फ्लेशन के रीजन के बाद फिर उसकी वेलोसिटी हाँ, उसके बाद फिर नॉर्मल एक्सपेंशन शुरू हो गई, नॉर्मल। अच्छा, उसकी क्या, उसकी भी पीछे कोई है डायनामिक्स के, क्या उसके कौन से स्टिमुलस थे कि वो उस नहीं इसका नहीं पता। ठीक है। वो तो बिल्कुल ही t=0 की बात है कि वो किस तरह शुरू हुआ, उसका हमें नहीं पता कि क्या हुआ, क्या मैं इधर देना। जी, मेरा इससे मिलता जुलता ही सवाल है। ये मैं काफ़ी टाइम से सोचता आ रहा हूँ कि यूनिवर्स की जो एज है वो हम जानते हैं 13.5 बिलियन ईयर्स कुछ इस तरह करके है, लेकिन हमें जो डिस्टेंट स्टार्स की लाइट नज़र आती है तो हमें उससे भी कई ज़्यादा ईयर्स की नज़र आ रही है। तो इसकी क्या यही रीज़न है कि स्पेस एक्सपैंड लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो रही है कि हम इतने दूर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ नहीं, लाइट ईयर्स की? स्टार्स की लाइट हमें 13, उनकी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि मतलब यूनिवर्स की जितनी एज है ना, तो अगर उस एज के स्टार्ट से हमें स्टार्स की लाइट आना शुरू करे तो उसकी हमें उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो स्पेस एक्सपैंड कर रही है ना, इस वजह से ना ऑब्वियस। अगर देखें स्पेस ना एक्सपैंड कर दी, हर चीज़ एक जगह पे स्टैटिक होती, फिर तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहाँ तक हमारे तक लाइट पहुँचती जहाँ से, वो 13.6 बिलियन लाइट ईयर्स ही होता ना, क्योंकि 13.6 बिलियन ईयर्स गुजरे हैं मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, तो 13.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर। लेकिन असल में जो हमें मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट, जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस हमें नज़र आता है वो 13.6 बिलियन लाइट ईयर से कहीं ज़्यादा नज़र आता है, 46 बिलियन लाइट ईयर नज़र आता है। तो वो इस वजह से है कि जब यूनिवर्स के शुरू में जो उस मैक्सिमम पॉइंट से लाइट निकलना शुरू हुई थी, उसको टाइम तो 13.6 बिलियन ईयर्स ही लगा है, लेकिन इन दैट सेम टाइम इट हैज़ मूव्ड मच फार्दर अवे ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। तो उसका जो असल डिस्टेंस है वो 13.6 बिलियन लाइट ईयर से ज़्यादा है, 46 बिलियन लाइट ईयर से वो चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो एक्सपेंशन भी हो रही है ना, ये चीज़ें तो इसलिए थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं इमेजिन करना, क्योंकि ना सिर्फ वो स्टैटिक नहीं है, हर चीज़ साथ साथ एक्सपैंड हो रही है, तो वो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। खैर, तो कॉस्मिक इन्फ्लेशन आपको मैंने बेसिक सा बता दिया, आगे मैं बताऊँगा किस तरह मसले हल करते हैं। तो इन्फ्लेटॉन फील्ड है, वो यहाँ पे होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो इस रीजन में रहती है, तो उससे एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन होती है। ठीक है, फिर वापस भी आ जाती है, हमेशा नहीं हो सकती, इसके भी मसले हैं। कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं कि स्टक हो जाए यहाँ पे, वो मैं आगे बताऊँगा, उसके भी बड़े बड़े मसले आ जाते हैं। लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि ना ये आ जाएगी नीचे और फिर एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल, और ये हमारे मसले हल करके आएगी नीचे। T0 फिर कहाँ पे होगी एग्जैक्टली? T=0 तो इससे पहले है, ये तो इन्फ्लेशन T=0 के बाद शुरू होती है इन्फ्लेशन। आपको मैंने बताया ना, ये वाला जो गट टाइम है ना, इस पे हम शुरू करते हैं इन्फ्लेशन को। उससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है यूनिवर्स में, लेकिन इस टाइम पे हम शुरू करते हैं क्योंकि फिर मैग्नेटिक मोनोपोल्स बन चुके होते हैं इस टाइम पे, उनको हमने दूर फेंकना है मैग्नेटिक मोनोपोल्स को, तो इसलिए हम करते हैं। मैग्नेटिक मोनोपोल्स के बनने से पहले हमने कर ली तो फिर तो फ़ायदा नहीं है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स का मसला नहीं हल होगा। ठीक है, ये उसका बेसिक पोटेंशियल है, और भी इसकी बड़ी शेप्स हो सकती हैं, ये सबसे बेसिक शेप है इन्फ्लेटॉन फील्ड की ना। ठीक है, अच्छा, सक्सेसेस ऑफ इन्फ्लेशन हम देखते हैं। तो ये सारे जो मैंने पुराने मसले आपको बताए थे ना, ये बड़ी आसानी से, बड़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर देती है इन्फ्लेशन। तो बेसिक रीज़न इसका बस ये है कि ना, होता ये है कि देखें वो हमारा जो मेन मसले हमारे क्या आ रहे हैं, हमारे मसले ये आ रहे हैं कि जो हमारा होराइज़न कहते हैं ना, उस कॉस्मिक होराइज़न, उस मैक्सिमम डिस्टेंस को कहते हैं जहाँ से हमारे तक लाइट बिग बैंग के शुरू से हमारे तक पहुँच सकती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस है हमारा। लेकिन हम जिस तरह हम देखते हैं कि उस जो होराइज़न है उसके ऑपोजिट साइड्स की भी जो पॉइंट्स हैं जिनका आपस में कभी कांटेक्ट नहीं हुआ, वो भी आपस में रिलेटेड हैं, उनका भी सेम टेम्परेचर है। तो बिग ये इन्फ्लेशन ऐसा क्या कर रहा है कि उन चीज़ों को कोई कांटेक्ट में किस तरह ला रहा है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो फ्लैटनेस प्रॉब्लम है, पहले ना ये होराइज़न प्रॉब्लम पहले देख देते हैं। ठीक है,
अब ना जो होराइजन जो है ना बेसिकली आपको मैं ज़रा बेसिक से एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब ना जो मेन जो चीज़ है ना इस पूरे लेक्चर की वो ये है, बाकी सारी डिटेल्स थी। देखें अब देखें हम यहाँ पे हैं और हबल ने हमें क्या बताया था कि जो चीज़ हमसे जितनी दूर है वो उतनी स्पीड से हमारे से दूर जा रही है। ठीक है, जिस तरह डिस्टेंस बढ़ रहा है उस तरह स्पीड बढ़ रही है। तो ये करीब वाले पॉइंट्स थोड़े कम स्पीड से जा रहे हैं और दूर हैं थोड़े ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम इसको एक्सटेंड करते रहें तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि चीज़ें हमारे से स्पीड ऑफ लाइट से दूर जा रही होंगी। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो जिस डिस्टेंस पे चीज़ें हमारे से स्पीड ऑफ लाइट से दूर जा रही हैं उन्हें हम फ़िलहाल नहीं देख सकते। इस डिस्टेंस को कहते हैं, ये हमारा होराइज़न है। ठीक है, ये जिस पे सी हो जाती है आपकी। ठीक है, अब नॉर्मल हम यूनिवर्स को देखते हैं जो अभी हमारे यूनिवर्स है। ठीक है, इसकी एक्सपेंशन डार्क एनर्जी को आप निकाल दें, डार्क एनर्जी को अगर आप फ़िलहाल भूल जाएं, सिर्फ मैटर है और दूसरी चीज़ें हैं, तो यूनिवर्स ना आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक्सपेंशन स्लो होती है अगर डार्क एनर्जी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल मैटर है उसके अंदर। ऑब्वियस है क्योंकि मैटर अपने आप को ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करता है, सारा मैटर अपने आप को, तो वो एक्सपेंशन को स्लो कर देता है। एक्सपेंशन तो हो रही है लेकिन एवरीथिंग इज़ ऑल्सो अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटेशनल पुल की वजह से यूनिवर्स है ना आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही है। तो यूनिवर्स के स्लो होने की वजह से क्या होगा, स्लो होने की वजह से ये होगा कि ना कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि सी से भी ज़्यादा स्पीड से हमारे से दूर मूव कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनकी स्पीड कम हो रही है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऑर्बिट के अंदर आ जाएंगे, ये जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं। समझ आ रही है? तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो होराइज़न है वो बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता फ़िलहाल, डार्क एनर्जी को अगर हम निकाल दें। ठीक है, हमारा होराइज़न क्योंकि एवरीथिंग इज स्लोइंग डाउन, so things that were moving at the speed of light or faster than the speed of light eventually will be moving slower than the speed of light because everything is slowing down. तो इसका मतलब है कि our horizon is gradually expanding, it's increasing in size, we are seeing more and more of the universe. ठीक है, इन्फ्लेशन में अब क्या होता है, मैं आपको इन्फ्लेशन में बताता हूँ। इन्फ्लेशन में एक्सेलरेशन आ गई है, इसमें ऑपोजिट होता है। ये आपको समझ आ गया कि अगर यूनिवर्स आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही है तो होराइज़न बढ़ता है हमारा, बिकॉज मोर एंड मोर थिंग्स आर कमिंग इनटू आवर ऑर्बिट। लेकिन अगर एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन हो जाए फिर क्या होगा, अगर ये चीज़ यहाँ पे है, इसकी ये वेलोसिटी है, ठीक है, इसकी ये वेलोसिटी है और ये सोचें सी से थोड़ी सी कम है, ठीक है, अब ये एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन अगर हो रही है तो ये वाला पॉइंट जो अभी हमारे ऑर्बिट के अंदर है ये हमारे ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, क्योंकि इसकी जो स्पीड है इवेंचुअली स्पीड ऑफ लाइट पे चली जाएगी और उससे भी बड़ी हो जाएगी। स्पेस तो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा भी एक्सपैंड कर सकता है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा होराइज़न इस तरह की सिचुएशन में श्रिंक होने लग जाएगा कि जो चीज़ें हमें पहले नज़र आ रही थी दे आर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम दे विल बी मूव्ड आउट ऑफ आवर ऑर्बिट। तो इसका मतलब है होराइज़न हमारा पहले यहाँ था, हमारा होराइज़न टाइम के साथ साथ कम होता जा रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन में बेसिकली ये हुआ है, इन्फ्लेशन ने आपको इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन दी है कि उसने आपका होराइज़न श्रिंक करके बहुत छोटा कर दिया। उसने हर चीज़ को स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा कर दिया, आप करीब की चीज़ों को भी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा कर दिया आपके हिसाब से, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं ना स्पेस को। आई होप यू गाइज आर मतलब गेटिंग दिस ना। आप सब अगर नहीं समझ आ रही तो आप लोग पूछ सकते हैं बीच में। बट एक्सेलरेशन हो रही है ना, एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड इंक्रीजेस। तो जो चीज़ें स्पीड ऑफ लाइट से कम पहले हमारे से दूर जा रही थी वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा दूर जाने लग जाएंगी, फिर हमें नज़र ही नहीं आएंगी, हमारे होराइज़न से बाहर चली जाएंगी। तो इसका मतलब है इफेक्टिवली हमारा होराइज़न श्रिंक होता जा रहा है इस तरह के यूनिवर्स में। तो इन्फ्लेशन ने बहुत बड़ा होराइज़न शुरू में था उसको श्रिंक करके बहुत छोटा कर दिया। लेकिन अब आप देखें कि अगर इन्फ्लेशन के टाइम हम यहाँ पे थे और बिग बैंग से लेके इन्फ्लेशन के टाइम तक 10⁻⁻36 सेकेंड्स था, हमारा इमेजिन करें कि हमारा इतने एरिया के साथ हमारा कांटेक्ट हो गया था उस टाइम तक। ठीक है, इन्फ्लेशन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन t=0 से लेकर 10⁻36 सेकेंड्स तक आप यहाँ पे रहें और आपका इतने एरिया के साथ आपका फुल कांटेक्ट हो गया।
समझ आ रही है? अब कितना टाइम गुजर गया कि यहाँ से सिग्नल्स आराम से आप तक पहुँच सकते हैं, टेम्परेचर सेम हो सकता है, यूनिफॉर्म हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है, हर चीज़ यूनिफॉर्म हो गई। ये आपका होराइजन है। अब इन्फ्लेशन आप ऑन कर दें 10⁻³ सेकेंड्स पे, इन्फ्लेशन इस होराइजन को श्रिंक करके यहाँ पे ले आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर नॉर्मल एक्सपेंशन शुरू होगी। नॉर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, होराइजन बढ़ता है नॉर्मल एक्सपेंशन में, क्योंकि उसमें स्लोइंग डाउन होती है और उसमें चीज़ें आहिस्ते से आपकी ऑर्बिट के अंदर आती हैं, आपका होराइजन बढ़ता है। तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ तो पहले से यूनिफॉर्म हुई हुई थी, क्योंकि इतना टाइम गुजर गया था 0 से लेकर 10⁻, और इन्फ्लेशन ने आपका जो होराइजन इतना छोटा कर दिया, और इन्फ्लेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रहा है, कुछ टाइम यहाँ तक आ गया, सोचेंगे आजकल के टाइम पे यहाँ तक आ गया। तो इसलिए हमें हर जगह यूनिफॉर्मिटी नज़र आती है, क्योंकि इट वाज ऑलरेडी यूनिफॉर्म, समझ आया? क्योंकि ये चीज़ें तो ये यूनिफॉर्म तो पहले ही हो गई थी। इन्फ्लेशन ने क्या किया, अगर इन्फ्लेशन ना होती तो बस होराइजन बढ़ ही सकता था और कुछ नहीं हो सकता था होराइजन के साथ। फिर वी वर ऑल कंफ्यूज्ड कि यार होराइजन तो शुरू से बढ़ता आ रहा है, तो ये जो नई नई चीज़ें मेरे ऑर्बिट में आ रही हैं पहले से सेम टेम्परेचर पे कैसे, मेरा तो कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था इनके साथ। लेकिन आपका था कॉन्टैक्ट, क्योंकि इन्फ्लेशन ने आपके होराइजन को इतना छोटा कर दिया कि जो सारे रीजन जिनके साथ आपका कॉन्टैक्ट हो चुका था वो आ रहे हैं अब आपके ऑर्बिट में। मतलब जिस तरह बहुत बड़ी हम सोच सकते हैं ना अब ह्यूमन टर्म्स में, कि आपने बहुत बड़ी गैदरिंग की अपने दोस्तों बड़ी फैमिली के साथ, सबके साथ ना, कोई इमेजिन करें 1000 लोग आ गए उसके अंदर, और आपने ना कोई 1 डिश पार्टी की और आपने कहा कि हर कोई अपने अपने घर से 1 डिश ले आए, ठीक है। तो जब आपने मिले आप लोग हॉल में जाके, पता चला सब लोग एक ही चीज़ पका कर ले आए, सब लोग बिरयानी पका कर ले, 1000 लोग को। यार ये क्या यार, मेरे तो कभी रब्ता ही नहीं हुआ इनसे कि सारे 1000 मैं भी बिरयानी लाया, ये सब भी बिरयानी लाए। कोई ना इन्होंने आपस में मीटिंग की है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें उन्होंने मैसेज किया है कि यार ये करना है, ठीक है, प्रैंक करना है ऐसे। तो बंदा इस सिचुएशन में ये सोचता है ना कि कोई मीटिंग हुई होगी चीज़ों की आपस में, लेकिन बिग बैंग में कोई ऐसी मीटिंग है ही नहीं। बिग बैंग में ये है कि बस आपको लोग आपके हॉल में आ रहे हैं और यू आर जस्ट गेटिंग सरप्राइज वाई दे ऑल हैव द सेम डिश एज यू। लेकिन इन्फ्लेशन आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आपने सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया, पहले सबने वो कर ली रजामंदी के साथ, और फिर वो आपके बाहर चले गए, फिर उसके बाद वापस आया आहिस्ता आहिस्ता। तो पहले से इन्फ्लेशन ने ये किया बेसिकली आपके साथ। ये आपका सारा कॉजल कॉन्टैक्ट वाला एरिया था, इसके साथ आपका कॉन्टैक्ट था, फिर इन्फ्लेशन इतनी शदीद हुई कि आपका होराइजन इतना सा रह गया, सारे रीजन सीस की स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो गए, तो आपके होराइजन इतना सा रह गया, सब आपके ऑर्बिट से बाहर चले गए। फिर नॉर्मल एक्सपेंशन शुरू हुई या ऐसा बढ़ना शुरू हुआ, तो ये तो सारे पहले से ही आप इनके साथ कॉन्टैक्ट में थे, बस आपका होराइजन छोटा हो गया था। फिर आप जब ऐसे ऐसा बढ़ रहा है तो आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये एज ऑफ द स्काई वाई इज इट एट द सेम टेम्परेचर एज दिस एज ऑफ द स्काई। नॉर्मली हमें तब वो मुश्किल लगे, वो समझ नहीं आएगी क्यों हुआ है, लेकिन ये जो है ये सेम आपके रीजन में थे ये पहले। तो इस तरह इन्फ्लेशन करती है, आपके होराइजन को श्रिंक कर देती है, मच स्मॉलर देन द एरिया ऑफ कॉजल कॉन्टैक्ट। और फिर जब नॉर्मल एक्सपेंशन होती है। हाँ सर, मेरा पहला ये क्वेश्चन है कि आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि बिग बैंग और इन्फ्लेशन की एविडेंस है ना, तो एविडेंस तो आपने एक्सप्लेन कर दी, इसकी फॉल्सिफिकेशन क्या है? ऐसी कौन सी जी हाँ और बिग बैंग की ऐसी कौन सी ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मिल गई तो इसका मतलब ये कि थ्योरी गलत है? फॉल्सिफिकेशंस वगैरह भी हैं इसकी। बिग बैंग की क्या हो सकती है बिग बैंग की? बिग बैंग इतना ज़्यादा असल में हो गया है ना कि कोई ऐसी है नहीं इसकी फॉल्सिफिकेशन कि कोई चीज़ ऐसी हमें मिल जाए। अब हमें इतनी बड़ी बड़ी हो भी सकती है, मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता है कोई फॉल्सिफिकेशन होगा, ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे बिग बैंग गलत प्रूव हो जाए। और इन्फ्लेशन की भी ख़ास मुझे अभी फ़िलहाल नहीं पता है इसकी। अब इन्फ्लेशन, हाँ कुछ चीज़ें इन्फ्लेशन प्रिडिक्ट करती है जो अभी तक नहीं मिली। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, टेंसर मोड्स हैं CMB के अंदर, वो अगर नहीं मिलते हमें तो इसका मतलब है कि शायद इन्फ्लेशन सच नहीं है। लेकिन अगर मिल जाते हैं तो फिर इन्फ्लेशन उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन इन्फ्लेशन और भी बड़ी प्रिडिक्शंस करती है जो कि ना हमें चीज़ें मिली हुई हैं और इन्फ्लेशन भी वही हमें बता रही है। तो इन्फ्लेशन अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी फुली एक्सेप्टेड नहीं है इन्फ्लेशन, और भी कुछ इसने टेस्ट को वो करना है, ओवरकम करना है। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा है कि हमारा होराइजन श्रिंक होगा, श्रिंक हो रहा है, किस एक्सटेंट तक श्रिंक होगा? ये जितनी आपने इन्फ्लेशन करानी है आप करा लें। आपने इतनी इन्फ्लेशन करानी है कि जब वो बढ़ता बढ़ता आजकल के होराइजन के साइज़ तक पहुँचे हमारी करंट यूनिवर्स में, तो उसे उतनी यूनिफॉर्मिटी मिले जितनी हमें अभी मिल रही है यूनिफॉर्मिटी। आप बैक ट्रैक कर रहे हैं ना बेसिकली। आपकी अभी की क्या रिक्वायरमेंट है
कि आपको इतना बड़ा जो डिस्टेंस है 46 बिलियन लाइट ईयर इधर 46 बिलियन लाइट ईयर इधर, उनको सेम टेम्परेचर पे होना चाहिए, तो आपने इतनी इन्फ्लेशन करानी है कि जब वो इवेंचुअली बड़ा होता होता आजकल के टाइम तक वो जब प्रेजेंट डे पे पहुँचे तो वो स्फीयर के अंदर ही हो। अगर आपने बहुत कम इन्फ्लेशन करा ली, अगर आपने इतनी इन्फ्लेशन कराई कि वो बस वो ना होराइजन आपका श्रिंक हो गया यहाँ तक आया और फिर आप प्रेजेंट डे पे गए तो आपका होराइजन अब ये हो गया, तो अब तो ये कॉजली कनेक्टेड रीजन के अंदर आप नहीं है, तो फिर तो आपका होराइजन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। तो बेसिकली आप बैक ट्रैक कर रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इतनी यूनिफॉर्मिटी चाहिए मुझे 10⁻⁵, सो हाउ मच इन्फ्लेशन डू आई रिक्वायर, और फिर वो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको तकरीबन 60 to 70 कम अज़ कम ई फोल्ड्स करवाने इन्फ्लेशन के, फिर जाके आपके वो सारे मसले हल होंगे विद इन करंट ऑब्जर्वेशनल लिमिट्स। अच्छा, एक ये और है। क्वेश्चन भी है हाँ कि आपने जो फाइन ट्यूनिंग की बात की है, इस पे अब कुछ एक फिजिसिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल विटगेनस्टाइन या विक्टर स्टेंगर, फिलोसफर उन्होंने है विटगेनस्टाइन। हाँ सॉरी विटगेनस्टाइन फिलोसफर है, विक्टर स्टेंगर फिजिसिस्ट हैं। तो उन्होंने पहले तो ये मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट है, और दूसरा ये एंथ्रोपिक प्रिंसिपल है जो रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी गॉड डिल्यूजन में भी, प्लानिटरी वर्जन और कॉस्मिक वर्जन, तो उस पर आपका क्या ख्याल है? वो मैं आगे बताऊंगा, आगे उसका ना आ रहा है, उसका मल्टीवर्स का भी ना जिक्र आएगा आगे, वो थोड़ी एडवांस बातें हैं, वो मैं ना बताऊंगा। ठीक है। होराइजन प्रॉब्लम आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी क्यों दूर दराज चीज़ें सेम टेम्परेचर पे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन उनको श्रिंक करके इतना छोटा कर देता आपको होराइजन कि वो सारी चीज़ें कॉजल कॉन्टैक्ट में ही थी। ठीक है, ये इस तरह इन्फ्लेशन ये करती है बेसिकली, मतलब हमें एक ना इल्यूजन देती है, मतलब हमें एक धोखा देने वाली बात है ना कि हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये सारी चीज़ें किस तरह है, लेकिन इन्फ्लेशन ने ऑलरेडी मिलाया तो नहीं था, बस ये कर दिया था आपको होराइजन बड़ा श्रिंक कर दिया था, पर जब बढ़ रहा है तो वो उसी एरिया के अंदर है। ठीक है। फ्लैटनेस प्रॉब्लम किस तरह हल करते हैं, तो बड़ा आसान से फ्लैटनेस प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आप इन्फ्लेशन कराते हैं ना, ये आपका फाइनल कर्वेचर है आपका, ये आपका इनिशियल कर्वेचर है, ये बेसिक सी इक्वेशन इसकी निकल आती है आपकी बड़ी आसानी से। तो आप अगर 100 दफ़ा इन्फ्लेशन करा देते हैं, e⁻² हो जाता है, तो आपकी अगर बहुत ज़्यादा भी कर्वेचर के साथ यूनिवर्स शुरू हो रही हो ना, तो वो इन्फ्लेशन से इतनी कम हो जाती है, उसकी कर्वेचर इतनी फ्लैट हो जाती है, और आप ये आपकी करंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप इतनी इन्फ्लेशन करा लें कि आपकी उतनी फ्लैट हो जाए विद इन करंट लिमिट्स, तो आप ये इस तरह करवा सकते हैं। और आप इसको इस सेंस में भी सोच सकते हैं जो मैंने आपको ये सारा बताया फिज़िकली, वो ये है कि ना यूनिवर्स अगर हल्की सी भी उसके अंदर कर्वेचर है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ओवर टाइम जैसे जैसे हमारा होराइजन बढ़ता है ना, तो हमें वो ज़्यादा ज़्यादा कर्व नज़र आती है। क्योंकि जिस तरह ये अर्थ की एग्जांपल है, ऑब्वियस ही है ना, फ्लैट अर्थर्स वो एक पॉइंट पे खड़े होकर कह रहे होते हैं कि यार अर्थ फ्लैट है, क्योंकि उन्हें ना ये इतना रीजन सिर्फ नज़र आ रहा है, पूरी वो देख ही नहीं रहे। ठीक है। तो अगर आप बहुत ही छोटे स्केल पे आप देखेंगे यूनिवर्स को भी, तो वो भी आपको फ्लैट ही नज़र आएगी ना, बहुत छोटे स्केल पे। और बड़े स्केल्स पे आप जिस तरह अपना होराइजन बढ़ाएंगे आप, और आप स्पेस में चले जाएंगे, अब यहाँ पे जाके आप खड़े हो गए, आपको ये सारी कर्वेचर आपको नज़र आएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये, तो ये जो मोशन है आपकी बेसिकली, इसको आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन की तरह है। ये आपका वेंटेज पॉइंट बढ़ता जा रहा है आपका, तो जैसे जैसे आपका वेंटेज पॉइंट बढ़ता जाएगा, आपको ना कर्वेचर और ज़्यादा वाज़ेह प्रोमिनेंट नज़र आने लग जाएगा, और जितना आप करीब होंगे, जितने आप छोटे लेवल पे होंगे, उतनी ज़्यादा फ्लैटनेस आपको नज़र आएगी। तो बेसिकली इन्फ्लेशन कर क्या रही है, आपके वेंटेज पॉइंट को इतना छोटा कर रही है इन्फ्लेशन। पहले आपका ये था होराइजन, इतना बड़ा होराइजन था, इस पर आपको कर्वेचर नज़र आ भी रहा था थोड़ा बहुत, इसने इतना छोटा कर दिया आपको, 10⁻⁴ तक की मैं बात कर रहा था ना, इतने छोटे लेवल पे ले गया कि यहाँ पे आपको फ्लैट ही नज़र आएगी ना यूनिवर्स। तो ये फ्लैटनेस का मसला हल हो गया। और जैसे जैसे ऐसे एक्सपैंड हो रही है, तो अभी भी आप बहुत छोटे रीजन को ही देख रहे हैं अभी आप, क्योंकि इन्फ्लेशन ने बहुत छोटा कर दिया था आपका होराइजन, तो अभी भी आप बहुत टाइनी रीजन को ही एक्सेस कर रहे हैं, तो इसलिए आपको इतनी फ्लैट नज़र आ रही है यूनिवर्स। क्योंकि आपका होराइजन ये नहीं है कि इन्फ्लेशन ने वो बिल्कुल फोर्स लगा के पूरा यूं सीधा कर दिया यूनिवर्स को, ऐसा नहीं हो। यूनिवर्स की जो भी कर्वेचर है वो है, इन्फ्लेशन ने आपका वेंटेज पॉइंट श्रिंक कर दिया फ्लैट अर्थर की तरह कि वो एक जगह पे बैठ के आपको ये लगेगा फ्लैट है यूनिवर्स, फ्लैट यूनिवर्स ये है, लेकिन असल में जिस तरह आप अगर आप बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद चले जाएं, क्या पता कोई और कर्वेचर नज़र आने लग जाए। और टाइम के साथ साथ कर्वेचर जो है वो बढ़ता ही है हमेशा, वो अनलेस के यूनिवर्स परफेक्टली फ्लैट होती शुरू से।
लेकिन जिस तरह आप ज़्यादा बड़ा होराइज़न होता जाता है आपको और कर्वेचर नज़र आने लग जाता है। लेकिन इन्फ्लेशन ने आपको होराइज़न इतना छोटा कर दिया, तो इसलिए यू सी एवरीथिंग एज फ्लैट। इतनी आपको परफेक्टली फ्लैट इसीलिए नज़र आती है यूनिवर्स की, क्योंकि ये आपका वेंटेज पॉइंट इतना छोटा सा हो गया। ठीक है, इन्फ्लेशन ने बेसिकली यूनिवर्स को उतनी कुछ किया, बस आपके होराइज़न को उसने श्रिंक कर दिया। जितनी आपको यूनिवर्स नज़र आ रही है वो उसने बहुत ज़्यादा श्रिंक कर दिया। तो इसलिए आपको इल्यूजन्स मिल रहे हैं कि और हर चीज़ को रिलेटेड है, होराइज़न दोनों तरफ सेम है और हर जगह फ्लैटनेस है। तो ये इस तरह की है इन्फ्लेशन ने। और ये ग्राफ है कि इन्फ्लेशन बहुत आसानी से आप कर्वेचर को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो ये आपको एक मैकेनिज़्म मिल गया। वैसे आपको बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग करवानी पड़ती है यार, कि कोई इतनी ज़्यादा कर्वेचर को ख़त्म करे बाएं हैंड और इतने डेसिमल प्लेसेस तक। लेकिन आप जिस मर्ज़ी कर्वेचर से शुरू कर लें, आप थोड़ी सी भी इन्फ्लेशन करा दें, वो फ्लैटनेस ही आएगी, उससे फ्लैट ही हो जाएगी यूनिवर्स। उससे इनएविटेबल कंक्लूजन है उसका। तो आपने मैकेनिज़्म दे दिया आपने उसका, फिज़िकली हमें पता चल गया। तो ये मकसद है फ़िज़िक्स का बेसिकली, हर चीज़ के पीछे मैकेनिज़्म देना कि ये चीज़ बाय मैजिक नहीं हो रही कि बस ये चीज़ हो गई, बस हाँ बस मान लो से ये चीज़ हो गई। इसके कोई रीज़न है जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं। 40 डेसिमल प्लेसेस तक कोई चीज़ ऐसे ही नहीं जा सकती। जा भी सकती है लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना ऐसी चीज़ की। ठीक है, ये है जो मैं बता रहा था। ये ओरिजिनल स्मॉल रीजन है जिसके अंदर हम थे इन्फ्लेशन से पहले। मैं क्या कर रहा हूँ पॉइंट ये इस रीजन के अंदर हम थे इन्फ्लेशन से पहले। ठीक है, ये सारा तो टिड्डू सा रीजन है, इसने आपस में थर्मली इक्विलिब्रेटेड ही होना है, इसने इक्विलिब्रियम में ही होना है इस रीजन ने। तो ऑब्वियस, क्योंकि इतना टाइम गुजर चुका है कि इट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर और सबका सेम टेम्परेचर हो जाएगा। एवरीबडी नोज अबाउट ईच अदर। ठीक है, कि बिरयानी लानी है। तो ये इन्फ्लेशन हुई। अब ये इसने इतना बड़ा, ये सारा जो छोटा सा रीजन था इतना बड़ा हो गया। ठीक है, और लेकिन हमारा वेंटेज पॉइंट तो बहुत छोटा था, और ये बढ़ता बढ़ता सिर्फ यहाँ तक पहुँचा है हमारा वेंटेज पॉइंट। और ये जो ओरिजिनली इक्विलिब्रियम में सारा रीजन था इतना बड़ा हो गया, ये हम इतने छोटे से हो गए। रिलेटिव है ना सारा। तो हम जब ऐसे ऐसा बढ़ रहे हैं, वी आर ग्रोइंग इनटू द सेम रीजन दैट वाज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम। दैट्स व्हाई एवरीथिंग अपीयर्स सो यूनिफॉर्म। वो पहले से इक्विलिब्रियम में वो चीज़ थी, हम उसके अंदर ग्रो कर रहे हैं। तो वो जाहिर सी बात है उसने इक्विलिब्रियम में होना है उसने। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन प्रॉब्लम, अब इन्फ्लेशन से आप कहेंगे यार अब आपने इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन करा दी, 100 ई फोल्ड्स करा दी, तो उससे तो कर्वेचर आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपको फ्लक्चुएशंस भी तो चाहिए गैलेक्सीज बनाने के लिए, स्टार्स बनाने के लिए। अगर आपने बिल्कुल ही फ्लैट कर दिया यूनिवर्स को 100%, इतनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी ले, फिर चीज़ें कैसे बनेंगी आपकी? तो ये बहुत बड़ा मसला है। इन्फ्लेशन सीम्स टू शूट इटसेल्फ इन द फुट कि आपने फ्लैटनेस तो मसला हल कर दिया, लेकिन फिर पर्टर्बेशंस आपकी कैसे आएंगी जिससे आपके सारी चीज़ें बनेंगी। उसका बड़ा मज़े का आंसर उसका ये है, क्वांटम फ्लक्चुएशंस। क्योंकि ये जो इन्फ्लेटॉन फील्ड है ना, बेसिकली ये क्वांटम फील्ड है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स कम्स टू सेव द डे। अब आपने इंतहा ज़्यादा यूनिफॉर्म कर दी, अब इतनी यूनिफॉर्म कर दी कि वो नॉर्मल पर्टर्बेशंस नहीं हो सकती 10⁻⁵ के लेवल पे। लेकिन क्वांटम फ्लक्चुएशंस तो हमेशा रहती हैं। अब आपने इतना छोटा कर दिया, मैं बता रहा हूँ कि होराइजन आपको अभी शायद थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। ये इतने छोटे लेवल पे क्वांटम फ्लक्चुएशंस हो रही हैं हर वक्त। मतलब हर चीज़ सेम वैल्यू पे नहीं है, किसी चीज़ की ज़्यादा वैल्यू, किसी चीज़ की कम वैल्यू है इन्फ्लेटॉन फील्ड की। ठीक है, अब ये इन्फ्लेशन हो रही है आपकी, हो रही है। अब क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मिटी है, मैंने पिक्चर नहीं डाली, अच्छा नॉन यूनिफॉर्मिटी है, इस तरह करके ना यूँ करके फजी सी है, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि उसकी वजह से हर फील्ड की वैल्यू में अनसर्टेनिटी रहती है हमेशा। वो थोड़ी सी एवरेज वैल्यू से ऊपर भी हो सकती है, थोड़ी सी नीचे भी हो सकती है। तो अब सोचें, अब इमेजिन करें अब क्या हो रहा है। अब इन्फ्लेशन ने ख़त्म होना है, अब इन्फ्लेशन ने ख़त्म होने का टाइम आ गया। 10⁻36 सेकेंड्स के बाद 10⁻34 सेकेंड ख़त्म हो गई। लेकिन क्योंकि क्वांटम फ्लक्चुएशंस हैं तो कुछ जो रीजन्स हैं ना फील्ड के, वो थोड़ा देर से डिके होंगे, कुछ थोड़े से पहले हो जाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, सिर्फ थोड़ा सा। कुछ जो रीजन्स हैं ये खाली जगह पहले डिके हो गई और ये थोड़े बाद में हुई। इसकी वजह से यहाँ पे ना थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी एक्यूमुलेट हो गई और ये भी फिर डिके हो गई। तो यहाँ से आपकी पर्टर्बेशंस वापस आ गई क्वांटम फ्लक्चुएशन से। तो ये इतनी बड़ी बात है ना, ये कि माइंड ब्लोइंग बात है कि गैलेक्सीज बेसिकली क्वांटम फ्लक्चुएशन से बनी है।
ये मतलब इतनी ये सरप्राइजिंग बात है, इन्फ्लेशन से निकलती है कि आपकी जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स इन द यूनिवर्स हैं बेसिकली ये क्वांटम, हल्की सी क्वांटम फ्लक्चुएशंस के नतीजे में सब कुछ हुआ है जो हम देख रहे हैं। हम खुद भी, अगर ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ना होता, हर चीज़ सारी फील्ड एक साथ ही डिके हो जाती, तो परफेक्ट यूनिफॉर्मिटी होनी थी, कुछ भी नहीं बनना था। लेकिन थैंक्स टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सम पार्ट्स ऑफ द फील्ड डिकेड लेटर देन सम अदर पार्ट्स, जिसकी वजह से पर्टर्बेशंस जो हैं ये बिल्ट इन हो गई हैं आपकी स्पेस के अंदर। कुछ जगहों पे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी आ गई, कुछ जगहों में थोड़ी कम एनर्जी आ गई। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है, फिर वो जो मैंने बताया था ये वाली रीहीटिंग होती है, फिर ये सारी एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू अदर पार्टिकल्स, तो यहाँ पे थोड़े ज़्यादा पार्टिकल्स बन जाएंगे, यहाँ पे थोड़े कम बनेंगे, और फिर यहाँ इधर की थोड़ी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, फिर वो और ज़्यादा मैटर को अट्रैक्ट करेगी, फिर वो बनते 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 वो स्टार बन जाएगा, फिर गैलेक्सी बन जाएगा। तो क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से इन्फ्लेशन ने यूनिफॉर्म तो कर दी, लेकिन क्वांटम लेवल पे ले आया यूनिवर्स को, बिल्कुल सब माइक्रोस्कोपिक कर दी। यूनिवर्स पूरी आपकी सब माइक्रोस्कोपिक है, और क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से आपके ना ये सारा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपको क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से होता है, और ये आप उसको मैथमेटिकली भी ड्राइव कर सकते हैं, और एग्जैक्टली सेम इसका रिजल्ट आता है, वही पर्टर्बेशंस आपको मिल जाती हैं। ठीक है कि एज द फील्ड इज डिकेइंग, सम पार्ट्स विल डिके अर्लियर देन अदर्स, दीज पार्ट्स दैट डिके अ बिट लेट contain more energy when they decay, and thus when all is said and done we have the density perturbations that are needed। ठीक है, क्वांटम फ्लक्चुएशंस हमें मिल गई तो शुक्र है कि इन्फ्लेशन जो है ना इस मसले से बच गई। और मैग्नेटिक मोनोपोल्स का जो मसला था कि इतने ज़्यादा मैग्नेटिक मोनोपोल्स बन रहे हैं, वो सारे कहाँ जाएंगे, 10^82 पर मीटर क्यूब। तो जब इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन आपकी हो रही है, यूनिवर्स इतनी तेज़ी से इन्फ्लेशन आपकी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को धकेल के बाहर ले जा रही है, और आपका होराइजन सिर्फ इतना सा रह गया। तो अगर ये इतनी ज़्यादा इसकी है भी डेंसिटी, तो आपका होराइजन तो अब इतना छोटा हो गया कि इस स्केल से भी कहीं ज़्यादा छोटा है आपका होराइजन, तो आपको नज़र ही नहीं आएंगे आपको मैग्नेटिक मोनोपोल्स। इसी कैलकुलेशंस आप देख लें कि आफ्टर 100 ई फोल्ड्स ऑफ इन्फ्लेशन टुक प्लेस, मतलब 100 दफ़ा ई, ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बट दिस डेंसिटी विल बी रिड्यूस ड्रास्टिकली। न्यू डेंसिटी आफ्टर इन्फ्लेशन e⁻300, क्योंकि एक लेंथ आपकी e बढ़ रही है ना, वॉल्यूम अगर आप लें तो वो e⁻300, वैसे 100 है क्योंकि क्यूब होता है वॉल्यूम, तो e⁻300 से हम मल्टीप्लाई कर दें ओरिजिनल डेंसिटी को, इतनी सी रह जाती है। 15 पर पार्सेक क्यूब, पार्सेक कितना बड़ा स्केल होता है, 3.26 लाइट ईयर्स होता है पार्सेक। 15 पार्सेक का डब्बा है, उसके अंदर 15 मैग्नेटिक मोनोपोल्स मिलेंगे आपको, सिर्फ कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ वो डेंसिटी है जो इन्फ्लेशन के फ़ौरन बाद थी। इन्फ्लेशन के बाद भी तो यूनिवर्स ने एक्सपैंड किया, और ज़्यादा डाइल्यूट हो गए, वो आप लगाएं। डेंसिटी ऑफ मोनोपोल्स एट द प्रेजेंट टाइम 15 पार्सेक क्यूब डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ना ये यूनिवर्स ना इतने स्केल फैक्टर से, ये उस ज़माने का साइज़ था यूनिवर्स का, और इतने फैक्टर से यूनिवर्स का साइज़ अब बढ़ा है इन्फ्लेशन के बाद से लेके अब तक। उसके भी क्यूब से आप, ये मैंने -3 लिख दिया है, ये +3 है, उसके भी क्यूब से आप इसको डिवाइड कर दें, तो जो आजकल की जो डेंसिटी हमें मिलनी चाहिए मैग्नेटिक मोनोपोल की, वो ये है। मेगा पार्सेक क्यूब का एक क्यूब है, उसके अंदर 10⁻3, तो किस तरह मिलेंगे आपको मैग्नेटिक मोनोपोल्स? नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिले, जितना मर्जी आप ढूंढ लें, लाइफ टाइम ऑफ यूनिवर्स पे आप लगा लें। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स इज डाइल्यूटेड फार बियॉन्ड व्हाट वी कैन एवर होप टू डिटेक्ट। तो ये मसला भी आराम से हल हो जाता है इन्फ्लेशन से। ठीक है, तो ये सारी मेन चीज़ें थी। अब मैं बस थोड़ा बहुत ना बता देता हूँ कि इन्फ्लेशन के साथ अपने क्या मसले हैं। जी, वो ये कि जो भी इन्फ्लेशन आपकी है, जो चारों के चारों या इसी तरह सिमिलर प्रॉब्लम्स तो चाहिए, तो नंबर ऑफ फोल्ड वो सेम ही आ रही हैं सबकी? हाँ, हम सेम ही नंबर ऑफ ई फोल्ड्स करवा रहे हैं। हाँ, उसी से सारे मसले हम हल कर रहे हैं। 60, 70 या फिर उससे ज़्यादा 100 आप कर लें। अच्छा, हाँ, इतने हम लेते हैं ना कि ताकि सारे मसले एक साथ हल हो जाए ना। अच्छा, उससे दूसरा है कि क्वांटम फ्लक्चुएशन जो आपने बताया, या क्वांटम जो लेवल की है, तो क्या इतना तकरीबन जो भी अरसा गुजरा है टाइम 0 से लेकर अभी तक, उस क्वांटम फ्लक्चुएशन ने क्या अभी तक वो फ्लैटनेस को, जो हमारे यूनिवर्स के फ्लैटनेस को, उसको कोई पर्टर्ब नहीं किया? उसकी पर्टर्बेशन कोई इस तरह की नहीं, पॉसिबल नहीं है उसकी? नहीं, वो हमारी यूनिवर्स की पूरी ओवरऑल कर्वेचर को तो नहीं इफेक्ट करती क्वांटम फ्लक्चुएशंस इतनी,
बस ये है कि ना एक जगह पे वो एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा कर देती है, एक जगह पे एनर्जी थोड़ी सी कम कर देती है। उससे बैलेंस उससे हाँ, उससे बस ये होता है कि जब वो इन्फ्लेटॉन फील्ड ख़त्म हो जाती है आपकी, कुछ जगहों पे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी, कुछ जगहों पे थोड़ी कम एनर्जी, जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी है वहाँ पे चीज़ें इकट्ठी होने शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे फिर आपके स्टार्स और गैलेक्सीज इवेंचुअली बनेंगे आपके। ये हो रहा है आपका बेसिकली। कर्वेचर पे तो उसका कोई वो ख़ास इफेक्ट नहीं है, कर्वेचर वो अलग उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। नहीं वो अलग चीज़। बस ये मैंने थोड़ा सा रह गया, फिर आप Q&A सेशन में आप ये सारा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन लेकिन परफेक्ट थ्योरी नहीं है इन्फ्लेशन। एक बहुत अच्छा एक नेक्स्ट स्टेप है बिग बैंग से, बहुत चीज़ें इससे एक्सप्लेन हुई हैं जो बिग बैंग नहीं एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन इसके खुद भी अपने भी मसले हैं इसके, ठीक है। तो एक इसका मसला ये है कि ना इसमें भी किसी हद तक फाइन ट्यूनिंग है इसके अंदर भी, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना कि यूनिवर्स ने इस पॉइंट पे शुरू होना है, तो क्यों इस पॉइंट पे शुरू हुआ है यूनिवर्स, यहाँ पे यहाँ से क्यों नहीं शुरू हो जाती, इसको रखना पड़ेगा ना यहाँ पे यूनिवर्स को। फिर ये यहाँ से शुरू होगी, फिर आपको इन्फ्लेशन मिलेगी, फिर आपने डिस्टेंस भी ज़्यादा रखना है ताकि आपको वो 100 ई फोल्ड्स मिलें, फिर आपने स्लोप को भी देखना है कि ये सफिशेंट हो, स्लोप इतना ज़्यादा स्टीप हो कि जल्दी से नीचे आ जाए। बहुत सारी इसके अंदर फाइन ट्यूनिंग्स हैं, ये तो किसी भी शेप का हो सकता है पोटेंशियल, लेकिन आपको ख़ास शेप का रखना पड़ेगा इन्फ्लेशन कराने के लिए। तो ये भी एक काफ़ी हाई लेवल की फाइन ट्यूनिंग है। तो ये वाई शुड इट बी दिस शेप एंड नॉट समथिंग एल्स। इसमें फिर मल्टीवर्स का आप ले हैं। मल्टीवर्स का जो मसला है, कॉन्सेप्ट है ना, ये लास्ट रिजॉर्ट होता है बेसिकली फिजिक्स में। वो आपसे कोई चीज़ ना मैकेनिज्म के तौर पे नहीं एक्सप्लेन हो रही होती ना, रीज़न के तौर पे, फिर आप कहते हैं यार हर चीज़ ही पॉसिबल है, हम बस उस यूनिवर्स में रह रहे हैं विच वॉज कंड्यूसिव टू आवर एग्जिस्टेंस। तो ये मतलब एक लास्ट रिजॉर्ट है यार, हाँ बस ये मुझे समझ नहीं आ रही कि चीज़ क्यों हुई है, तो बस हर चीज़ ही होती होगी, हर तरह का पोटेंशियल पॉसिबल होगा, लेकिन हम उस यूनिवर्स में जहाँ पे ये वाला पोटेंशियल है, क्योंकि इसी पोटेंशियल से ना हम एग्जिस्ट कर सकते थे, तो लेकिन वो अलग, वो काफ़ी लास्ट रिजॉर्ट टाइप चीज़ है। लेकिन हम चाहते हैं कि ना कोई इसकी फिजिकल एक्सप्लेनेशन हो कि यार ये क्यों है, ठीक है। और ये वाई शुड द इन्फ्लेटॉन फील्ड स्टार्ट एट द स्पेशल वैल्यू एट द टॉप ऑफ द पोटेंशियल, इसने यहाँ से शुरू करना है ना ताकि इन्फ्लेशन दे और फिर एनर्जी में कन्वर्ट और फिर ऑर्डिनरी पार्टिकल्स दे। यहाँ से अगर शुरू होगी फिर तो कुछ होगा ही नहीं, फिर तो इन्फ्लेशन ही नहीं होगी फिर। और वाई शुड द फील्ड वेलोसिटी बी स्लो, इट कैन बी फास्ट, इन विच केस इट विल ओवरशूट द स्लो रीजन। और ये हमने ना स्लो बहुत स्लो रखना है फील्ड वेलोसिटी को, तभी आपको इन्फ्लेशन मिलेगी। अगर ये बहुत तेज़ होती फील्ड वेलोसिटी, अगर ये यूनिवर्स यहाँ से फ़ौरन से यहाँ पहुँच जाती, फिर तो आपको इतनी इनफ इन्फ्लेशन मिलती ही नहीं। बहुत सारे पैरामीटर्स आपको कंट्रोल करने पड़ रहे हैं हाथ से, किसकी स्पीड भी थोड़ी सी कम हो, ये डिस्टेंस भी थोड़ा ज़्यादा हो, ये एनर्जी भी बहुत हाई हो, बाकी जो यूनिवर्स है कॉन्टेंट से उससे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर फाइन ट्यून लगती हैं हमें। और हाँ, ये था कि अब मैंने बताया ना क्वांटम मैकेनिक्स केम टू सेव द डे ना, तो हमने डेंसिटी पर्टर्बेशंस निकालनी थी, क्योंकि हर चीज़ को इन्फ्लेशन ने फ्लैट कर दिया था, तो हमने क्वांटम फ्लक्चुएशंस को इन्वोक किया कि हमें वो वापस मिल जाए डेंसिटी पर्टर्बेशंस। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ना हमारे लिए मसला भी बन सकती है क्वांटम, क्योंकि इसमें हर चीज़ अनसर्टन है ना क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इटर्नल इन्फ्लेशन की बात है, बहुत बड़ा मसला है इन्फ्लेशन के साथ, इसको कहते हैं इटर्नल इन्फ्लेशन। वो ये कि ना इस चीज़ का बहुत बड़ा चांस है कि इन्फ्लेशन अगली दफ़ा शुरू हो जाए ना, फिर रुके ही ना कभी इन्फ्लेशन। तो ये ना बहुत बड़ा मसला है, उसको रोकना आसान नहीं है इन्फ्लेशन को। तो इसके ना दो तरीके हो सकते हैं इन्फ्लेशन के, कभी रुके ही ना। अब आपके पास इस तरह का पोटेंशियल अगर आ गया, ठीक है, यहाँ तक तो सेम है, एक ये भी है इसके अंदर छोटी सी हिल आ गई, तो अगर आपकी यूनिवर्स यहाँ पे अगर स्टार्ट हो जाए हम आपकी यूनिवर्स, तो फिर स्टक हो जाएगी यहाँ पे, फिर इन्फ्लेशन हमेशा होती रहेगी। फिर आपने तो यहाँ तक पहुँचना है ना इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। ये अब क्या होगा, ये तो आपकी मुसलसल आपको एक हाई कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट रहेगा और मुसलसल एक्सपेंशन होती रहेगी। तो ये हो सकता है कि क्वांटम टनलिंग करके ये आपकी यूनिवर्स यहाँ से यहाँ जा सकती है। टनलिंग की हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है, एक हिल है यहाँ से यहाँ आ जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आपकी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, यहाँ पे फंसी हुई है, लेकिन एकदम से टनल कर जाए, फिर इन्फ्लेशन ऐसे ऐसे यहाँ पे कंटिन्यू करेगी, फिर इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन अब मसला ये है कि ना आपकी ये जो इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स है ना, ये खुद भी एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड हो रही है। तो अगर इसका आप कोई रेट निकालें, जिस तरह हम देते हैं ना रेडियो एक्टिविटी में, हम देखते हैं ये वाला कोई भी आपके पास एटम्स पड़े हुए हैं, उनका एक डिके रेट होता है, गैमा हम उसको कह लेते हैं। तो फिर हम ना ये e टू द माइनस गैमा टी के रेट से वो चीज़ का वैल्यू ना उसकी कम होती है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पड़े हैं, डिके रेट उसका कुछ भी है, गैमा है, पता नहीं
इसका पर सेकंड का इसका होता है ना कि 1 पर सेकंड हो जिस जो भी हो, तो अगर 1 पर सेकंड है इसका मतलब है कि 1 सेकंड के बाद उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ई से डिवाइड होगी, ठीक है। लेकिन अब यूनिवर्स जो है इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स भी साथ साथ बड़ी तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है। तो अगर इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स के जो एक्सपेंशन का रेट है ना, अगर इसके एक्सपेंशन का रेट इसके डिके रेट से ज़्यादा हो, ये आपकी यूनिवर्स है बड़ी सी, ठीक है, ये इन्फ्लेशन से एक्सपैंड हो रही है एक्सपोनेंशियली, लेकिन साथ साथ इसके पैचेस हैं वो डिके भी होते जा रहे हैं, ये पैच डिके हो गया, ये पैच डिके हो गया, ये पैच डिके हो गया। लेकिन अगर इन्फ्लेशन की अपनी जो स्पीड है एक्सपेंशन की वो इस डिके रेट से ज़्यादा हो, फिर तो हमेशा कभी आप कैच ही नहीं कर सकेगी डिके इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन हमेशा आपकी बरकरार रहेगी इनफ्लो डाउन फील्ड, जितना डिके हुआ उससे ज़्यादा और जनरेट हो गई, तो फिर तो इंटरनल इन्फ्लेशन होती रहेगी। फिर आपकी पॉकेट यूनिवर्सेस कहते हैं इन्हें, फिर आपकी ना पॉकेट यूनिवर्सेस बनती रहेंगी, एक इनमें से हमारी भी हो सकती है। इसमें तो इन्फ्लेशन ख़त्म हो गई, नॉर्मल बिग बैंग हो गया और नॉर्मल चीज़ें बन गई, लेकिन बड़े ऐसे रीजन हैं जहाँ पे शायद अभी भी इन्फ्लेशन हो रही हो। इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स कहते हैं इसे। तो ये एक तरह की मल्टीवर्स है जो मैक्स टेगमार की जो है ना 4 क्लासिफिकेशन है 4 यूनिवर्सेस की, उसमें से एक ये है। और इनमें डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं और डिफरेंट वो हो सकते हैं, फिजिक्स डिफरेंट हो सकती है इन सब में। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि आपने इतनी पावरफुल चीज़ इन्फ्लेशन को शुरू तो कर दी आपने मसले हल करने के लिए, लेकिन इसको रोकना भी इसको आसान नहीं है, रोकना है इसको बड़ा मुश्किल है, ठीक है। इस तरह करके फंस सकती है ये, हमेशा इन्फ्लेशन होती रहे। अगर किसी तरह आ भी गई तो ये अगर रेट एक्सपेंशन का डिके रेट से ज़्यादा है तो कभी भी नहीं रुकेगी इन्फ्लेशन। इसको कहते हैं इटर्नल इन्फ्लेशन कहते हैं इसे। और इसमें से इटर्नल इन्फ्लेशन में से जो बहुत बड़ा एक मसला, जिस तरह हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे ना, फ्लैटनेस प्रॉब्लम, होराइजन पर मैग्नेटिक मोनोपोल प्रॉब्लम, डेंसिटी परटर्बेशन प्रॉब्लम, इससे एक प्रॉब्लम ये निकलता है इन्फ्लेशन से, इटर्नल इन्फ्लेशन से, उसको कहते हैं मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। अब मेजर प्रॉब्लम ये है कि ना हम साइंस में ना हमने चीज़ें प्रिडिक्ट करनी होती है हमने बेसिकली, कि ना ये कॉज होगा तो उसका ये इफेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स बन गई, इसमें हर पॉकेट यूनिवर्स के डिफरेंट उसके अंदर चीज़ें, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, वो डिफरेंट तरीके से चल रही है, लॉज डिफरेंट है उसके अंदर, तो फिर आपके लिए ना प्रिडिक्शन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। बिकॉज इन द इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स ना एवरी काइंड ऑफ आउटकम इज़ पॉसिबल। आप इसमें बता ही नहीं सकते कि क्या होगा। अब आप कोई एक चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं कि ना फलाना रिएक्शन का ये क्रॉस सेक्शन होगा, तो फिर आप सिर्फ यही कह सकते हैं कि मेरी यूनिवर्स में होगा, आप ये नहीं कह सकते कि ये लॉ है, क्या पता किसी और यूनिवर्स में कुछ और हो। तो प्रिडिक्शन ही नहीं आप कर सकते, फिजिक्स ही इससे ख़त्म हो जाती है, इससे फिजिक्स का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। तो बहुत बड़ा मसला है ना कि आपके पास इतनी ज़्यादा इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ आ जाएँ, आपकी प्रोबेबिलिटीज़ ही नहीं निकाल सकते कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है मेजर प्रॉब्लम। तो इसके लिए फिर लोगों ने और तरह की, लोगों ने फिर इन्फ्लेशन को अबैंडन भी किया है बहुत सारे लोगों ने। एक बहुत बड़ा फिजिसिस्ट है, पॉल स्टाइनहार्ट नाम है उसका, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, मतलब ही वाज वन ऑफ द ओरिजिनेटर्स ऑफ इन्फ्लेशन। उसने शुरू की थी, बहुत शुरू के बानियों में से था वो इन्फ्लेशन के। लेकिन जब ये मसला सामने आया तो उसने छोड़ दी इन्फ्लेशन। उसने कहा नहीं, ये आइडिया नहीं चल सकता क्योंकि अगर आपकी ये मल्टीवर्स बन गई जिसके अंदर हर तरह की यूनिवर्स पॉसिबल है, फिर आप प्रिडिक्शन ही नहीं कर सकते, फिर आप फिजिक्स भी नहीं कर सकते। आप कह ही नहीं सकते कि मैं फिजिक्स कर रहा हूँ, आप बस कोई एटमॉस्फेरिक साइंस आप कर रहे हैं कि ना मेरे प्लेनेट में और मेरी सिस्टम के अंदर ये चीज़ है, कहीं और कुछ और भी हो सकती है। फिजिक्स तो ऐसी नहीं है ना, फिजिक्स तो है कि हर जगह सेम ही लॉज हों। तो उसने अबैंडन कर दी, फिर उसने और तरह की थ्योरीज दी हैं, बाउंसिंग कॉस्मोलॉजी की, कि ना यूनिवर्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर एक्सपैंड होती है, उस तरह उसने मसले हल किए हैं। और कुछ लोग हैं वो और तरह की थ्योरीज दे रहे हैं, हर कोई कन्विंस नहीं है। रॉजर पेनरोज जो है, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है रिसेंटली वो ये इन्फ्लेशन को फैंटेसी कहता है, वो कि फैंटेसी है ये सच नहीं है। उसने बड़ी अच्छी किताब लिखी थी, फैशन, फेथ एंड फैंटेसी। तो उसमें फैशन वो स्ट्रिंग थ्योरी को कहता है कि स्ट्रिंग थ्योरी तो फैशन है बस, ये कोई असल फिजिक्स नहीं है। फेथ वो क्वांटम मैकेनिक्स की इंटरप्रिटेशंस को कहता है कि हाँ मैनी वर्ल्ड्स हैं, इतनी सारी फेथ ही है ना, ये फेथ जैसा लगता है उसे। और ये उसे फैंटेसी लगती है कि आपने इतनी शाइनी सी एलिगेंट सी चीज़ बना ली अपने मसलों को हल करने के लिए, लेकिन फिर इनमें से और बड़े बड़े मसले जनरेट हो रहे हैं। फैंटेसी लगता है तो बहुत एलिगेंट आइडिया ना, बड़ा खूबसूरत आइडिया है ये। एक चीज़ है एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन, उससे हर चीज़ हल हो रही है, फ्लैटनेस भी और होराइजन प्रॉब्लम भी, मैग्नेटिक मोनोपोल्स भी आपने ख़त्म करवा दिए। लेकिन अब उससे मल्टीवर्स बन रही है आपकी। अगर ये ना बनती तो फिर अच्छा आइडिया था, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है। तो बहुत सारे लोग हैं जो भी कन्विंस नहीं है, लेकिन
ज़्यादातर जो फिजिसिस्ट है ना वो इन्फ्लेशन पे को मानते हैं, क्योंकि इससे चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये अब कंक्लूजन मैं बता देता हूँ कि we saw that though the Big Bang explains a lot about the origin of the universe, it still leaves a lot of important observations unexplained. ठीक है, हमें या फिर फाइन ट्यूनिंग कर लें या फिर अब एक्सप्लेन करें बिग बैंग के मसले। Physicists developed the idea of cosmic inflation in response to these problems. Cosmic inflation solves most of the problems with the Big Bang in a very elegant manner through the simplifying power of exponential expansion. But no theory is final. Inflation comes with its own fine-tuning problems. जिस तरह ये आपको मैंने बताया था वो ग्राफ वाले और ये eternal inflation, which physicists are currently working to solve. We still have a lot to discover since we still don't know what happens at the very highest energy regimes. कि हमें ये नहीं पता कि बिल्कुल ही बिग बैंग के टाइम पे क्या हो रहा था। क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी नहीं है हमारे पास। We will need a complete theory of quantum gravity for that, and it may turn out that this theory solves all of the problems with the Big Bang without us needing inflation. ये भी हो सकता है क्वांटम ग्रेविटी की हमें थ्योरी मिल जाए तो इन्फ्लेशन की आपको ज़रूरत ही ना पड़े हमें। बट until we have that final theory, the theory of inflation is currently our best idea for pushing our understanding closer to t is equal to 0. ठीक है, बस यही है। सर वो एंथ्रोपिक प्रिंसिपल का आपने वो नहीं किया, वही मैंने जिक्र कर दिया ना एंथ्रोपिक प्रिंसिपल का। अब एंथ्रोपिक प्रिंसिपल हमारा एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे होता है हमारा, जब हमसे कोई चीज़ फिजिकली एक्सप्लेन नहीं हो रही होती ना कि यार हम भी इन्फ्लेशन को भी आप छोड़ दें, आप बिग बैंग के जो मसले हैं उस पर भी आप एंथ्रोपिक प्रिंसिपल ले आए कि यार अगर इसी तरह की होराइजन यूनिफॉर्म ना होता और इतनी फ्लैटनेस ना होती और इस तरह की बहुत सारी क्या पता यूनिवर्सेस हों जिनमें ये वाले प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो हमारे यूनिवर्स में है, वहाँ पे कभी इंसान बन ही नहीं सकते। तो हम ऐसी यूनिवर्स में रह रहे हैं जहाँ पे ऑब्जर्वर्स आ सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, और इसीलिए हम इस यूनिवर्स में हैं। इसको एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहते हैं। तो आप फिर इन्फ्लेशन भी ना लाएं, आप बिग बैंग को ही आप बस ख़त्म कर दें सारे, बस एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कि बहुत सारी मल्टीवर्स है, हम उस यूनिवर्स के अंदर हैं जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम उस यूनिवर्स में ना होते तो हम एग्जिस्ट ही ना कर पाते, वो यूनिवर्स ही ख़त्म हो जाती हमारे बनने से पहले। तो बड़े कॉप आउट्स आए ना ये वाला मसला जो अभी भी है। बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो रही हमसे फिज़िक्स में, उसके लिए कुछ लोग कर लेते हैं इसको इन्वोक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल को कि मल्टीवर्स है उसके अंदर हम उसमें हैं जिसके अंदर हम एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम फिज़िकल एक्सप्लेनेशन ढूंढना छोड़ दें। एज ए टेम्परेरी एक्सप्लेनेशन हम उसको रख सकते हैं एंथ्रोपिक एक्सप्लेनेशन को, लेकिन हम फिज़िकली भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़िज़िकल मैकेनिज़्म मिल जाए जिससे इन्फ्लेशन के मसले भी हल हो जाएं। उसके लिए भी कोशिशें जारी हैं, गिव अप करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। सर हम जानते हैं कि डार्क मैटर रिस्पॉन्सिबल है हमारे यूनिवर्स की एक्सपेंशन का। तो जब डार्क एनर्जी तो सर जब इन्फ्लेशन हुआ था उस टाइम भी डार्क एनर्जी रिस्पॉन्सिबल थी, और उसके बाद जब सर ओरिजिन हमारा श्रिंक होना शुरू हो गया तो डार्क एनर्जी जब मौजूद थी होना शुरू हो गया, जब कम होना शुरू हो गया उस वक्त भी फिर डार्क एनर्जी को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। सिर्फ डार्क एनर्जी तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डार्क एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन की। नॉर्मल एक्सपेंशन तो हो ही रही है, वो तो बिग बैंग से ही चल रही है, इन्फ्लेशन से पहले भी चल रही थी। डार्क एनर्जी ने क्या किया कि एक्सेलरेट कर रही है एक्सपेंशन को, उसकी रफ्तार बढ़ा रही है एक्सपेंशन की। तो उस ज़माने में भी डार्क एनर्जी जैसी चीज़ थी इन्फ्लेशन के ज़माने में, जो इन्फ्लेटॉन फील्ड है वो भी एक डार्क एनर्जी टाइप चीज़ ही थी। हमें डार्क एनर्जी का भी एग्जैक्ट नहीं पता है क्या है, लेकिन बस फ़र्क ये था कि जो इन्फ्लेशन वाली डार्क एनर्जी थी या फिर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, जिससे एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुई और वो थोड़े से टाइम के लिए थी। लेकिन डार्क एनर्जी की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है डार्क एनर्जी की स्ट्रेंथ। तो बस ये फ़र्क है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि ये आइडिया दे रहे हैं कि क्या पता एक ही फील्ड हो, उसको कहते हैं क्विंटेसेंस फील्ड कहते हैं उसे, क्विंटेसेंस कहते हैं उसे। इसे भी मैं शायद अगली दफ़ा कोई लेक्चर दे दूँ। क्विंटेसेंस से रिलेटेड भी मैं काम कर रहा हूँ आजकल। तो क्विंटेसेंस में उसको कहते हैं क्विंटेसेंशियल इन्फ्लेशन कहते हैं उसे। उसमें आप एक ही फील्ड रखते हैं और वही फील्ड शुरू में इन्फ्लेशन करवा रही है, फिर वो फील्ड ख़त्म हो जाती है लेकिन इट स्टेज इन द बैकग्राउंड, और फिर इवेंचुअली जाके वो डोमिनेट करने लग जाती है, फिर वो डार्क एनर्जी बन जाती है और फिर हमारी यूनिवर्स फिर एक्सेलरेट होने लग जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो दो चीज़ें रिलेटेड हैं दोनों, ये बिल्कुल सही बात है कि वो भी, ये भी एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन है, इसके पीछे भी कोई फील्ड है, वो भी एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन थी, उसके पीछे भी एक फील्ड थी, क्या पता एक ही फील्ड हो और डिफरेंट फील्ड्स भी हो सकती हैं। तो सर जब हमने ग्रेविटेशन पुल की जो अट्रैक्शन थी जिस वजह से हमने कहा कि ओरिजिन हमारा श्रिंक हो जाएगा, तो उस वक्त हम इग्नोर कर देंगे डार्क एनर्जी को? नहीं, उस ज़माने में तो इन्फ्लेटॉन फील्ड काम कर रही थी ना, उसकी वजह से होराइजन श्रिंक हो रहा था। अब जो डार्क एनर्जी है ना, उसकी वजह से भी होराइजन श्रिंक हो रहा है हमारा।
उसकी वजह से फिर अभी हम क्योंकि डार्क एनर्जी के एरा में हम आ गए हैं, अब हमारी यूनिवर्स एक्सेलरेट हो रही है लेकिन बड़ा कम है, रेट इसका बड़ा कम है एक्सेलरेशन का। लेकिन अब भी ये हो रहा है कि ना जो बिल्कुल जो एज पे हमारी चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे उससे दूर जा रही हैं, हमारे विजन से दूर जा रही हैं, वो उनको हम नहीं देख सकते खुदा हाफिज़ हमेशा के लिए। और इसी से हम एक्सट्रेपोलेट करके ना लोग ये बताते हैं कि ना बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, पता नहीं एग्जैक्ट फिगर क्या है, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद पता है क्या होगा, हमारी जो गैलेक्सी है ना, हमें अपनी गैलेक्सी के अलावा कोई और गैलेक्सी भी नहीं नज़र आएगी हम एक अकेली गैलेक्सी में रह जाएंगे। तो उस ज़माने में अगर कोई नए इंटेलिजेंट वो अपने ऑब्जर्वर्स इवॉल्व हुए और वो जब टेलीस्कोप निकाल के बाहर देखेंगे, उन्हें सिर्फ अपनी गैलेक्सी नजर आएगी, कोई और गैलेक्सी नहीं नजर आएगी, उन्हें सिर्फ डार्कनेस नजर आएगी। तो उनकी फिर और ही तरह की कॉस्मोलॉजी होगी, उनका तसव्वुर कुछ और ही होगा कायनात के बारे में, उन्हें पता ही नहीं होगा कि और भी इतनी सारी गैलेक्सी बस हमारे और रेंज से बाहर चली गई हैं। तो अभी भी चीज़ें हमारी रेंज से बाहर जा रही हैं बिकॉज ऑफ डार्क एनर्जी, लेकिन बहुत स्लो है। इन्फ्लेशन में तो बहुत तेज़ी से वो हो गया ना सिर्फ प्रोसेस सारा का सारा। सर वन मोर क्वेश्चन, then what will be the end of this story of expansion according to inflation theory? हाँ, एंड यार हमें एग्जैक्ट नहीं पता एंड। अभी तक तो हम यही कह सकते हैं कि ना मुसलसल एक्सपेंशन होती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं एक्सपेंशन, और बल्कि मज़ीद तेज़ होती जाएगी। इवेंचुअली हमारी गैलेक्सी हमें सिर्फ नज़र आया करेगी और कुछ नज़र भी नहीं आएगा। और फिर इस वाले जो सिनेरियो है इसको बिग चिल कहते हैं। ऐसे इस तरह बिग बैंग हुआ था ना, इसको कहते हैं बिग चिल। और भी है बिग क्रंच वगैरह और ये बिग रिप और इस तरह के। लेकिन जो करंटली हमें जो नज़र आ रहा है ना वो ये है कि ना हमारा अल्टीमेट जो फेट है ना वो बिग चिल है, जिसमें ये है कि यूनिवर्स मज़ीद ठंडी होती जाएगी क्योंकि जितनी एक्सपैंड हो रही है उतनी ठंडी होती जा रही है यूनिवर्स। और फिर एंड में बस सिर्फ हम ना उसी से ख़त्म हो जाएंगे, एवरीथिंग कोल्ड एंड एम्प्टी एंड बोरिंग। इसको ना बिग बोर भी कहते हैं ऐसे, क्योंकि बोरिंग हो जाएगी यूनिवर्स। बिग बोर भी कहते हैं, BORE तो बिग चिल या बिग बोरिंग सी फेट है, कोई ख़ास नहीं है। बिग क्रंच होता तो मज़ा भी आता है यार कि चलो अगर कोई ह्यूमन ने सर्वाइव कर लिया तो फिर सारी गैलेक्सीज ब्लू शिफ्ट होने लग जाएंगी और फिर चीज़ें टकराने लग जाएंगी और फिर वापस उसकी तरफ आ जाएंगी। लेकिन हमारी बड़ी बोरिंग सी यूनिवर्स है फ़िलहाल।